देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर स्टॉक एंड डेटर मेथड ही पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग डेटर मेथड भी आज करेंगे, लेकिन उसके पहले स्टॉक और डेटर का 2 क्वेश्चंस है, इसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और आज थोड़ा सा हम लोग स्पीड में करेंगे, तो तुम लोग भी मुझे आंसर बताते जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टॉक डेटर मेथड का है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया है, नहीं बताने से कैसे समझना है वो भी मैंने लास्ट दिन बताया था, ठीक है। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड ये वाला, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताओगे क्या क्या अकाउंट बनेगा और क्या लिखना है, ठीक है। हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज a branch in Cochin to which office goods are invoiced at cost plus 25%. Hmm. So Hindustan Industries Mumbai has a branch in Cochin to which office goods are invoiced at cost plus 25%. The branch sell both cash on and on credit. ठीक है. Branch expenses are paid direct from head office. Branch expenses are paid direct from head office. इस लाइन का मतलब क्या होता है? देखो क्वेश्चन में जो है हर एक पॉइंट का मतलब रहेगा, उस हिसाब से हमें ट्रांजैक्शंस का एंट्री करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि ब्रांच एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस से पे होता है। इसका मतलब क्या ब्रांच अपना खर्चा खुद पे करता होगा कि नहीं करता होगा? बताओ। अगर बोल रहा है कि ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ब्रांच अपना खर्चा खुद पे करता होगा कि नहीं करता होगा? नो, हेड ऑफिस नहीं करता होगा। नहीं करता होगा ना। एंड ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड इनटू द हेड ऑफिस बैंक अकाउंट। बोल रहा है कि हेड ऑफिस का जो बैंक अकाउंट बना हुआ है वहां पर ब्रांच को क्या करना पड़ेगा? सारा कैश रेमिट करना पड़ेगा। ये कौन सा कैश का बात हो रहा है, बोल सकते हो? कौन सा पैसा ब्रांच ब्रांच? कैश। हाँ मतलब ब्रांच कैश ब्रांच के पास, मतलब कहाँ से आएगा ये भी बता दो एक बार। ब्रांच के पास पैसा कहाँ से आएगा? सेल वेल करके, सेल है ना। कोड जेटा। हाँ। হ্যাঁ সেল করে যেটা আসবে সেটা। अच्छा, अब देखो क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर 2001 प्रिपेयर द अकाउंट इन द हेड ऑफिस लेजर। ठीक है, क्या बोला है? प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस लेजर। हेड ऑफिस के लेजर में अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड असर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट, और ब्रांच प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये लाइन हमें क्या बताता है, कैसा ब्रांच है? तो ये लाइन से क्या पता चलता है कैसा ब्रांच है? डिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है डिपेंडेंट। उसके। हाँ, इसके अलावा ये लाइन से भी पता चलता है। देखो, प्रिपेयर द अकाउंट इन हेड ऑफिस लेजर। हेड ऑफिस के लेजर में अकाउंट बनाओ ब्रांच के प्रॉफिट को पता करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट सेंड्स वीकली रिटर्न टू द हेड ऑफिस। बट वीकली जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स वगैरह कैश वैश होता है, कैश तो वो डे टू डे ही करता है, और सारे डिटेल्स को वो वीकली जो है भेज देता है हेड ऑफिस के पास कि देखो मैंने ये ट्रांजेक्शन कर रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस बताए। अब डिटेल्स बताए क्या क्या इनको मिला था, ठीक है। रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, स्टॉक एट कोचीन। ये जो है मतलब ये ब्रांच एक्चुअली कोचीन में था शायद, हाँ। तो वही चीज बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक बता दिया है, सेल्स कैश क्रेडिट बता दिया है, सन्ड्री डेटर एट कोचीन मतलब ब्रांच का सन्ड्री डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, बैड डेट, सेल्स रिटर्न इन एट कोचीन ब्रांच, रेंट रेट्स टैक्सेस एट ब्रांच, सैलरी वेजेस एट ब्रांच, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टॉक का क्लोजिंग एट इनवॉइस प्राइस। और नीचे बता रखा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, हमें बोला है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। लेकिन ब्रांच अकाउंट हम लोग बना तो लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर बोला है ब्रांच अकाउंट्स। अच्छा हाँ, ब्रांच अकाउंट्स बोला है, तो क्या क्या ब्रांच अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा? तो अलग अलग लेजर आ जाएंगे। जैसे पहला हो जाएगा ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ब्रांच स्टॉक। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो क्या क्या अकाउंट बनेगा। सबसे पहले बनेगा इन द बुक्स ऑफ
हिंदुस्तान। आज हम और लिख लिख के नहीं करेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे स्टॉक एंड डेटर का, उसके बाद हम लोग डेटर मेथड थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट दिन जैसे मैंने एकदम इंडिविजुअली लिख लिख के किया था, आज तुम लोग कोशिश करो कि मतलब मेरे साथ साथ बोल पाओ, ठीक है, तभी तो प्रैक्टिस होगा ना, ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहे, बाकी इसमें अलग तो कुछ है नहीं लास्ट दिन की तरह, ताकि तुम लोग का एक प्रैक्टिस हो जाए और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हो गया इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई। अब यहाँ पर लिखते हैं कोचीन ब्रांच। सबसे पहले क्या अकाउंट ओपन होता है? नॉर्मली ब्रांच स्टॉक अकाउंट होता है, मेन 7 लेजर होता है, ठीक है, जिसमें से पहला लेजर हो जाता है ब्रांच स्टॉक। ये बना लिया मैंने, ब्रांच स्टॉक लिख लिया। ब्रांच स्टॉक के बाद ये पूरा पूरा यहाँ पर ये जगह रख लेते हैं, ठीक है, पता नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या बनाएंगे? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं बेसिकली, यहाँ पर हम लोग जो भी ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और जो हम लोग का ब्रांच स्टॉक अकाउंट से जो प्रॉफिट निकल के आता है वो वाला यहाँ ट्रांसफर होता है। तो इतना जगह काफी है इस अकाउंट के लिए। और हो जाएगा गुड सेंड टू ब्रांच, जो सबसे कम जगह चाहिए जिसके लिए हमें, गुड सेंड टू ब्रांच, इसमें ज्यादा लिखने का पॉइंट्स नहीं होता है, ठीक है। तो गुड सेंड टू ब्रांच, इतना काम हो जाएगा इतने जगह में। अच्छा, और बनेगा ब्रांच डेटर, ठीक है, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच डेटर अकाउंट, और एक पीएल बना लेते हैं, ठीक है, एक पीएल बना लेते हैं, ब्रांच डेटर। ये आई थिंक हो जाएगा इसमें, ब्रांच पीएल। और लास्ट दिन क्या बनाया था मैंने, एक एक क्वेश्चन में शायद मैंने ब्रांच एक्सपेंस बनाया था, दूसरे वाले में नहीं बनाया था, ठीक है। तो देखो, ये ब्रांच एक्सपेंस नहीं बना के भी हम लोग कर सकते हैं, तो डायरेक्ट पीएल में दिखा देंगे, और अगर ब्रांच एक्सपेंस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच पीएल हो गया। अब हम लोग अगर ब्रांच एक्सपेंस बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, तो एक्सपेंस का टोटल पीएल में चला जाएगा, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट पीएल का चार्ज करके दिखा सकते हैं। तो एक लेजर, 2, 3, 4, 5, 5 लेजर हो गया है, ठीक है, 5 लेजर हो गया है। नॉर्मली 7 होता है, क्या क्या मैंने नहीं किया देख लेते हैं एक मिनट। नॉर्मली 7 लेजर होता है, कौन कौन सा नहीं बनाया? ब्रांच स्टॉक बना लिया, ब्रांच एक्सपेंस नहीं बनाया, डेटर, ओ ब्रांच कैश, ब्रांच कैश बनाना चाहिए था, ब्रांच कैश 3, 4, 5, 6, ब्रांच कैश, यहाँ पर लिखते हैं ब्रांच कैश अकाउंट। अच्छा, ম্যাম ব্রাঞ্চ এক্সপেন্সেস করেননি? এক্সপেন্সেসটা করিনি, এক্সপেন্সেসটা চাইলে করতে পারি, নাহলে ডাইরেক্ট এখানে পিএল এ একবার দিয়ে দিতে। একবার তো শো করে দিলে ভালো হয়। ठीक है, चलो ब्रांच एक्सपेंसेस भी बना लिया। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं शायद हम लोग, हाँ, यहाँ पर देखो, हेड ऑफिस जो है अपना स्टॉक ब्रांच को कितने में भेजता है? इनवॉइस प्राइस में भेज रहा है, ठीक है, 25% कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के, द ब्रांच सेल बोथ फॉर कैश क्रेडिट। अच्छा, यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। तो क्या एंट्री होगा? गुड्स जो है वो हेड ऑफिस से रिसीव हो रहा है ब्रांच को, तो हेड ऑफिस ही इसका एंट्री करेगा। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब हम और ट्रेडिंग ऐसे करके नहीं बता रहे, फिर भी एक बार बता देते स्टार्टिंग में, देखो, ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ। जब भी स्टॉक हेड ऑफिस से ब्रांच में जा रहा है, तो हेड ऑफिस के ट्रेडिंग से ब्रांच के ट्रेडिंग में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ब्रांच ट्रेडिंग, एक्चुअली ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट हो जाएगा, और हेड ऑफिस ट्रेडिंग जो है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हेड ऑफिस कितने में भेज रहा है? 6 लाख, और ये इनवॉइस प्राइस में बता रखा है, तो ब्रांच के पास 6 लाख का पहुंचा होगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि हेड ऑफिस के पास से क्या 6 लाख का गुड्स गया होगा? क्योंकि वो तो लोडिंग लगा के भेज रहा है, उसके पास से कितने का स्टॉक गया होगा? इसका मुझे एंट्री बताओ,
उसके पास से कितने का स्टॉक गया होगा? लास्ट दिन भी तो यही किया था ना मैंने, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग फिर से कर रहे हैं ताकि तुम लोग का एक बार रिवीजन हो जाए। तो मुझे फटाफट बताओ कि हेड ऑफिस कितने में रिकॉर्ड करेगा, बोलो। अगर घर पे नहीं देख रहे हो तो नहीं बता पाओगे, क्लास होने के बाद देखना चाहिए ना, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक। 4,80,000 4,80,000, 6,00,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 6,00,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 4,80,000 करेक्ट। 4,80,000 का दिखेगा, ठीक है। ये 4,80,000 का इसीलिए दिखेगा क्योंकि हेड ऑफिस अपने पास से जो स्टॉक भेज रहा है उसका कॉस्ट कभी भी 6,00,000 नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 25% लोडिंग लगा के भेजा है और इसमें लोडिंग है, उसका प्रूफ ये लाइन है कि ये इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। तो ये कितने का वैल्यू है? ये 125 का वैल्यू है। तो 6,00,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू अगर 100 करेंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा जो कि 4,80,000 होता है। तो अगर हम लोग लेजर को बैलेंस करना चाहे तो क्रेडिट साइड हमारा कम दिख रहा है, कितने से? 6,00,000 माइनस 4,80,000 कितने से कम दिख रहा है? बताओ कितने से कम दिख रहा है? 1,20,000 से कम दिख रहा है क्रेडिट साइड। और उसको क्या लिखना चाहिए बताओ? 1,20,000 को क्या लिखना चाहिए? अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं, মানে ব্রাঞ্চ অ্যাডজাস্টমেন্ট আর কি। হ্যাঁ, ব্রাঞ্চ অ্যাডজাস্টমেন্ট আনরিয়েলাইজ প্রফিট, ওটা হচ্ছে মানে নামটা, কিন্তু আমাকে মানে এন্ট্রির যে নামটা সেটা লিখতে হবে না, তো एंट्री का जो मतलब लैंग्वेज होगा वो हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट होगा, मैंने यहाँ टू नहीं लिखा, ठीक है, टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब हम लोग इसको पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कैसे हो जाएगा? अच्छा, पहले ना एक ओपनिंग स्टॉक था वो लिख लेते हैं, नहीं तो क्या होगा ना, मतलब लिखने के मतलब नीचे गुड सेंट होना चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक एक बार लिख लेते हैं 60,000, ठीक है। यहाँ पर कहाँ लिखेंगे? ब्रांच स्टॉक में, ठीक है, ब्रांच स्टॉक में पहले ओपनिंग स्टॉक एक बार लिख लेते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, मुझे ये बताओ, ओपनिंग स्टॉक लिखे ये वाला पोस्ट करते ही, ये तो तुम लोग समझ ही गए। मुझे ये बताओ ये इनवॉइस प्राइस पे है कि कॉस्ट प्राइस पे? लिखा हुआ है स्टॉक एट कोचिन एज ऑन 1 Jan 2001, लेकिन नहीं बोला है कि कौन से प्राइस में। तो तुम लोग इसे क्या सोचोगे, क्या कौन सा प्राइस होना चाहिए? लॉजिकली सोच के बताओ ये कौन सा प्राइस। हाँ, ইনভয়েস इनवॉइस প্রাইস। प्राइस। हाँ, क्यों इनवॉइस होना चाहिए ये बताओ? सही बोल रहे हो बट क्योंकि जो भी हेड ऑफिस सेंड कर रहा है वो तो हमको इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहा है, तो इसके लिए इनवॉइस प्राइस नहीं आएगा। हाँ, जो बचा हुआ है फिर इनवॉइस प्राइस पे ही आएगा, क्योंकि अगर हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही भेजा जाता है तो प्रीवियसली भी वैसे ही किया होगा, ठीक है। कुछ बोला तो है नहीं हमें अलग से कि प्रीवियसली नहीं करता था, तो इसका मतलब ये इनवॉइस प्राइस वाला ही हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 60,000, ताकि फॉर्मेट जो है वो ठीक ठीक दिखे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही तो पहले लिखा जाता है ना, उसके बाद हम लोग परचेज लिखते हैं। यहाँ पर ब्रांच कहाँ से ले रहा है? परचेज नहीं कर रहा है, उसको हेड ऑफिस दे रहा है, लो स्टॉक बेचो, ठीक है। अब हम लोग एंट्री करते हैं, ब्रांच ट्रेडिंग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ब्रांच स्टॉक से। तो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट और हेड ऑफिस ट्रेडिंग को क्या रिकॉर्ड किया जाता है? गुड सेंड टू ब्रांच बोल के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच ट्रेडिंग, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, टू गुड सेंड टू ब्रांच। तो पहले लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये हो गया हम लोग का कितना? 4,80,000। और ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच एडजस्टमेंट, यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट 1,20,000। अब क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेना चाहिए, ठीक है, क्रॉस पोस्टिंग ये दोनों का हो जाएगा। यहाँ पर गुड सेंड टू ब्रांच में लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक, और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं बाय ब्रांच स्टॉक। बाय ब्रांच स्टॉक हो जाएगा 1,20,000। ये हो गया एडजस्टमेंट में। गुड सेंड टू ब्रांच में लिखना पड़ेगा, गुड सेंड टू ब्रांच में क्या लिखेंगे? गुड सेंड टू ब्रांच में लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक बोल के कितना लिखना पड़ेगा? गुड सेंड टू ब्रांच में 4,80,000, ठीक है, 4,80,000। अच्छा,
चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। हेड ऑफिस स्टॉक रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब हेड ऑफिस के पास स्टॉक आएगा, मतलब टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट हो जाएगा। ब्रांच ट्रेडिंग जो है वो हो जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, देखो उल्टा हो गया ना, क्योंकि हेड ऑफिस के पास आ रहा है तो उसका डेबिट होगा, तो हेड ऑफिस ट्रेडिंग डेबिट होगा, ठीक है, और ब्रांच ट्रेडिंग क्रेडिट हो जाता है, ब्रांच ट्रेडिंग क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ब्रांच जो स्टॉक भेज रहा है वो भले ही 12,000 का हो, लेकिन उसे हेड ऑफिस कितने में रिकॉर्ड करेगा बताओ, उसे हेड ऑफिस कितने में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि 25% है तो कितना हो जाएगा, ये इनवॉइस प्राइस का है, 12,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 कितना हो जाता है, 12,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 करने से होता है 9600, ठीक है। ये ब्रांच एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो ये लिखेगा अपना 12,000 कि हम 12,000 का स्टॉक भेज रहे हैं, हेड ऑफिस बोलेगा हम तो इसे 12,000 में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम कितने में रिकॉर्ड करेंगे, हम करेंगे 2,400। क्या मेरा कैलकुलेशन सही हुआ है, तुम लोग यस देखते ना, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया 9,600, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर फिर कितना लिखना पड़ेगा, 9,600 से ब्रांच एडजस्टमेंट को करेंगे डेबिट, ठीक है। हेड ऑफिस ट्रेडिंग के जगह क्या लिखेंगे, हाँ बोलो। मैम उल्टा हो गया, ब्रांच एडजस्टमेंट में 2400 होगा ना। ओ हाँ सॉरी सॉरी, 2,400, ये 9,600 हो जाएगा, हाँ ये हो गया मेरा लोडिंग ही मतलब गलती, मतलब उल्टा लिख दिया है, तो इससे मतलब बहुत बड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि लोडिंग ज्यादा है स्टॉक का वैल्यू कम है ना, ये तो इलॉजिकल बात हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हेड ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट टू क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, टू ब्रांच, ये ब्रांच ट्रेडिंग को लिखा जाता है ब्रांच स्टॉक, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच और बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, मतलब अभी अभी जो एंट्री किया ना जस्ट उसका ऑपोजिट एंट्री हमें करना पड़ेगा, इधर जो लिखा था इसी को हम लोग बाई साइड में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच और बाई ब्रांच एडजस्टमेंट। अच्छा गुड सेंड टू ब्रांच लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, 9,000, ये कितना लिखा है मैंने, 9600। हाँ 9600, और ये हो जाएगा 2400। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग गुड सेंड टू ब्रांच में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक। यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2400 और यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक 9600, हो गया ये वाला पोस्टिंग कंप्लीट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला है ओपनिंग स्टॉक मैंने लिखवा दिया, सेल्स कैश सेल और क्रेडिट सेल, कैश सेल को कैसे एंट्री करेंगे, क्रेडिट सेल को कैसे एंट्री करेंगे। कैश सेल को एंट्री किया जाता है नॉर्मली, कैश सेल करने से क्या होगा, कैश आ रहा है किसके पास आ रहा है, ब्रांच के पास, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच का टू ब्रांच स्टॉक स्टॉक। कब, हाँ तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, तो यहाँ पर पहले एंट्री कर लेते हैं ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, यानी क्या लिखना पड़ेगा मुझे, बाई ब्रांच कैश, कैश सेल लिख लेते हैं, कैश सेल अमाउंट 2 लाख, और ब्रांच कैश में लिखेंगे बाई टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच कैश में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक क्रॉस पोस्टिंग, टू ब्रांच स्टॉक कैश सेल 2 लाख। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्रेडिट सेल था, क्रेडिट सेल का क्या हो जाएगा, ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक 3,60,000, ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, तो यहाँ पर पहले ब्रांच स्टॉक में लिख लेते हैं बाई ब्रांच डेटर, क्रेडिट सेल वैल्यू है 3,60,000, ठीक है, वैल्यू है 3,60,000। अब ब्रांच डेटर में लिखना पड़ेगा
क्या लिखेंगे ब्रांच डेटर में? टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है, टू ब्रांच स्टॉक 3,60,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो सन्ड्री डेटर एट कोचिन एज ऑन 1 Jan, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस डेटर का बोल रहा है, तो इसे हम लोग टू बैलेंस बीडी बोल के लिख देंगे। डेटर अकाउंट में टू बैलेंस बीडी या फिर ओपनिंग बैलेंस, जो ठीक लगे लिख सकते हो, एक ही बात होता है, 72,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर का क्या एंट्री होगा? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर में लिखेंगे बाई ब्रांच कैश 3,20,000, यहाँ पर लिख देते हैं बाई ब्रांच कैश 3,20,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होना चाहिए ब्रांच कैश में। ब्रांच कैश में क्या लिखेंगे? टू ब्रांच डेटर, कहाँ है ब्रांच कैश? ये रहा, टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर 3,20,000, ये पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेंस भी ओपन कर रखा है, हालांकि ये डिस्काउंट अलाउड है। चलो, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर का एंट्री क्या होता है? अगर हम लोग डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो नॉर्मली एंट्री हम लोग का ये होना चाहिए कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। ये तो और एक्सपेंस नहीं है कि एक्सपेंस में जाएगा, ये डायरेक्ट पीएल में ही जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है। तो डिस्काउंट अलाउड का एंट्री कुछ इस तरह से होता है नॉर्मली, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच डेटर हो जाएगा, तो हम लोग ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे? बाई डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एक्सपेंस अकाउंट जरूर ओपन किए, लेकिन हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तो ओपन नहीं किए, और एक्सपेंस जो है वो तो मतलब डिस्काउंट अलाउड तो कोई एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, वो पीएल में जा सकता है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट एंट्री क्या लिखते हैं? ये देखो, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर, ब्रांच में हम लोगों ने डेटर को डिस्काउंट दिया है। अब इसे कहाँ क्लोज करेंगे? इसको हम लोग क्लोज करेंगे ब्रांच पीएल में। तो क्या हो जाएगा? ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट, ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। ये हम डायरेक्ट इसीलिए करें, हमारे पास कोई डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट नहीं है, तो ये और ये हट जाएगा। नेट एंट्री ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, ठीक है, तो ब्रांच डेटर में लिख देते हैं बाई ब्रांच पीएल बोल के, ब्रांच डेटर में लिख देंगे बाई ब्रांच पीएल बोल के, ठीक है। तो ब्रांच डेटर में लिख देंगे बाई ब्रांच पीएल, ब्रांच डेटर यहाँ पर लिखेंगे बाई ब्रांच पीएल। डिस्काउंट अलाउड, ये हो गया, कितना बोला है? 6,000, ठीक है। अब ब्रांच पीएल में इसका एंट्री कर देते हैं टू ब्रांच डेटर बोल के, ब्रांच पीएल में इसका एंट्री कर देते हैं टू ब्रांच पीएल बोल के, सॉरी टू ब्रांच डेटर बोल के, टू ब्रांच डेटर बोल के, ये अमाउंट आ जाएगा 6,000। ये कौन सा वाला है? डिस्काउंट अलाउड वाला, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बैड डेप्ट इन द ईयर, ठीक है, बैड डेप्ट हुआ है, अगेन डेटर वाला इंपैक्ट, बैड डेप्ट डेबिट, बैड डेप्ट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ठीक है, टू ब्रांच डेटर हो जाएगा। अब हमारे पास बैड डेप्ट का कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसको फिर पीएल में चार्ज करते हैं, तो अगेन ब्रांच पीएल टू क्या हो जाएगा? ब्रांच पीएल टू बैड डेप्ट, तो नेट एंट्री बैड डेप्ट कैंसिल, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, ठीक है। तो हम लोग ब्रांच डेटर में लिखेंगे बाई ब्रांच पीएल बोल के, और ब्रांच पीएल में टू ब्रांच डेटर बोल के लिखेंगे। तो ब्रांच पीएल में लिख देते हैं टू ब्रांच डेटर, अगेन वही वाला एंट्री, लेकिन अभी बैड डेप्ट के लिए, ठीक है। बैड डेप्ट जो कि वैल्यूज है इसका, बैड डेप्ट का 4,000 है, ठीक है, 4,000। अब ये वाला क्रॉस पोस्टिंग करेंगे ब्रांच डेटर में बाई ब्रांच पीएल बोल के, बाई ब्रांच पीएल बोल के बैड डेप्ट, ये हो गया 4,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेल्स रिटर्न एट कोचिन ब्रांच, अब ये कौन किया होगा? कस्टमर ने किया होगा, कि कस्टमर रिटर्न कर दे रहा है ब्रांच में जो स्टॉक उसने खरीदा था, तो सेल्स रिटर्न हुआ है ब्रांच में हुआ है, तो क्या एंट्री होगा? सेल्स रिटर्न होने से ब्रांच का स्टॉक जो है ब्रांच के पास रिटर्न आएगा, तो ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा ब्रांच स्टॉक डेबिट हो जाएगा
टू क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक बढ़ेगा। बोलो टू क्या करेंगे, रिटर्न होने से नॉर्मल एंट्री क्या होता है, बोलो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, नॉर्मली करते हैं। हाँ बोलो, सेल्स रिटर्न टू, हाँ ब्रांच डेटर होगा, ठीक है। ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, नॉर्मली क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न टू डेटर करते हैं। यहाँ सेल्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, ब्रांच का स्टॉक में उसे दिखाएंगे ना कि यहाँ पर इंपैक्ट कहाँ लाए हैं। यहाँ तो हमारे पास सेल्स रिटर्न अकाउंट है नहीं, तो ब्रांच स्टॉक हमारा कम या ज्यादा हो रहा है ना, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर, तो ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच डेटर, ठीक है। और ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच स्टॉक, पहले यहाँ लिख लेते हैं बाई ब्रांच स्टॉक, सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 8000, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू ब्रांच डेटर 8000, टू ब्रांच डेटर रिटर्न 8000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच। अब इसका एंट्री क्या होगा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच। अब ये होता है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस क्या है, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ब्रांच कैश, अगर हम लोगों ने ये खर्चा पे किया, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट बनाया ना तो वहां पर दिखा देते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, तो मतलब ब्रांच एक्सपेंस, एक्चुअली ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश, ठीक है। तो हम लोग ब्रांच एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं टू ब्रांच कैश बोल के, टू ब्रांच कैश बोल के। अच्छा, हाँ टू ब्रांच कैश होगा मैम या क्वेश्चन टू, লেखा ছিল না যে ক্যাশ হেড অফিস পে করে, हाँ तब क्या लिखना पड़ेगा, वही ब्रांच बोलना है। एक्सपेंसेस टू कैश। हाँ तब टू कैश लिखना पड़ेगा, यानी हेड ऑफिस का कैश हम लोग कैश दिखाते हैं, ये ब्रांच कैश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कौन से अकाउंट में जाएगा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, सॉरी टू कैश, बार बार ब्रांच कैश बोल दे रहे, टू कैश। यहाँ पर लिख देते हैं रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। ম্যাম বলছি ব্র্যাকেট দিয়ে এরকম লিখতে হবে যে মানে রেন্ট রেট ট্যাক্সেস বা আদার্স কিছু। হ্যাঁ লিখলে ভালো হয়, খরচাটা মানে নিজে পরে বুঝতে পারবে না, অতগুলো ডেটার ক্যাশ হয়ে যাবে, নিজে আইডেন্টিফাই করতে মুশকিল হবে, লিখে নিলে ভালো। अच्छा, इसके बाद ये कहीं क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा हमें, ये कहीं क्रॉस पोस्टिंग तो होगा नहीं, क्योंकि कैश अकाउंट वो तो ब्रांच हेड ऑफिस खुद मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इसको पीएल में लिखना चाहिए, ठीक है, हम लोगों को इसको पीएल में तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये खर्चा है किसका, ब्रांच का। तो पीएल में हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो पीएल में इसका एंट्री लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम लोग टोटल करके लिख देंगे एक्सपेंसेस का, ठीक है। अच्छा, ये देखो एक्सपेंस अकाउंट बनाने से यही होगा, हम लोग पीएल में इसे टोटल कर देंगे, अभी देखने से समझ में आएगा। फिर देखो सैलरी वेजेस बोनस एट ब्रांच, अगेन वैसे ही होगा टू कैश। अब देखो अगर नहीं लिखेंगे ना तो फिर ये टू कैश लिखते जाएंगे, फिर बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लिखा था। ये सैलरीज वाला है, सैलरीज वेजेस, ये हो गया 60,000, शायद 60 ही था, 60,000। ऑफिस एक्सपेंस ये भी हो जाएगा, फिर अगेन सेम एंट्री देखो, टू कैश ऑफिस एक्सपेंस, ये हो गया 6,000, इतना ही दे रखा था। और ये बोल रहा है कि स्टॉक एट ब्रांच 31 दिसंबर 2001 एट इनवॉइस प्राइस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ब्रांच स्टॉक में दिखा देंगे बाई बैलेंस सीडी बोल के, बस हो ही गया हम लोग का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, यहाँ नीचे लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रांच एक्सपेंसेस को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस जो बनाया है, अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं था, मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ बनाया है, तो क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर खर्चा कितना हो गया, 80, 60 और 6 कितना हो जाएगा, ये 66 और 18 कितना होगा, 84, ठीक है। अब बोलो इसको क्लोज कहाँ करें, एक्सपेंसेस को कहाँ क्लोज किया जाता है, सोचो, तुम लोग को पता है ब्रांच पीएल। एक्सपेंस, हाँ तो ये ब्रांच पीएल में जाएगा।
ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये नहीं बनाते, ठीक है, तो कैसे होगा वो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को दिखाया था। तो कैसे होता, ये डायरेक्टली पीएल में चला जाता, इंडिविजुअली नाम से पीएल में चला जाता। मतलब ये देखो, ये ब्रांच पीएल जो दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पर अलग अलग चला जाता, लाइक ये सैलरीज, रेंट वगैरह ये सब है ना। अच्छा, और मुझे बताओ पीएल में क्या लिखना पड़ेगा। फिर पीएल में हम लोग इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6000 लिखा है, 4000 टू ब्रांच कितना आया एक्सपेंसेस बोल के ना, टू ब्रांच एक्सपेंसेस बोल के 84,000 आया, ठीक है, 84,000 आए। बस अब ये ट्रांसफर किया। अब हम लोगों ने जैसे सीखा था उस तरह से क्लोज करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या क्लोज करना पड़ता है, ब्रांच का डेटर, पहले क्लोज होता है ब्रांच का डेटर। तो ब्रांच का डेटर क्लोज करो, क्लोज करने से क्या आ रहा है चेक करो, ब्रांच का डेटर क्लोज करते हैं। ये है, इधर ही ज्यादा होगा लग रहा है मुझे, 3,60,000 और 72, देखो कितना होता है, 4,32,000, और ये माइनस 3,20,000 माइनस 18,000, 94,000 आ रहा है। ये क्या आ रहा है बता सकते हो। लास्ट दिन मैंने बताया था कि ব্রাঞ্চ डेटर ক্যাশ। अकाउंट না, ক্যাশ তখন আসবে, সে আগের দিন যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেখানে ক্যাশ এই জন্য এসেছিল কারণ ওখানে বলা ছিল যে পার্টলি পেড বাই দা, কি বলে, না এক মিনিট সরি আমি ভুল বলে দিচ্ছি। कैश কেন আসবে, कैश तो ऑलरेडी लिखा ही আছে। देखो डेटर अकाउंट में क्या क्या रहता है, ओपनिंग नॉर्मल डेटर, सोचो हमें डेटर से कुछ मिलने वाला है, ये हमें स्टार्टिंग में ही पता चला, और एंडिंग में भी हमें डेटर से कुछ मिलने वाला है, ऐसा हमारा अकाउंट क्लोज हुआ। हम लोगों ने डेटर को कुछ क्रेडिट सेल किया और डेटर से कुछ पैसा रिसीव किया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ओपनिंग डेटर है, ठीक है, हमारे पास ब्रांच स्टॉक मतलब हम लोगों ने जो क्रेडिट सेल किया वो भी है, ठीक है, हम लोगों ने डेटर से क्या रिसीव किया वो भी है, डेटर को कुछ डिस्काउंट दिया, कुछ बैड डेप्ट हुआ, कुछ सेल्स रिटर्न हुआ, ये सब है। तो क्या नहीं है वही वाला आएगा ना, ब्रांच कैश लिख दोगे तो गलत ক্লোজিং हो जाएगा, ব্যালেন্স। क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि ब्रांच कैश तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इसका मतलब और कोई तोड़ नहीं है, तुम लोग को समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, ये हो जाएगा, कितना आया था 94,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ब्रांच डेटर क्लोज होने के बाद कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, स्टॉक। डेटर के बाद हम लोग कौन सा क्लोज करते हैं, स्टॉक। स्टॉक को क्लोज करो, देखते हैं कितना आता है। ब्रांच स्टॉक क्या क्या आएगा, 60, 4,80,000, इधर ज्यादा होगा ना, 9,600, 2,400, 2,00,000, 3,60,000, 1,20,000, 692,000 माइनस 60 माइनस 4,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 8,000, तो ये कितना आ जाता है 24,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। टू साइड में आया है, टू तो लिखेंगे, लेकिन इस बैलेंस को क्या बोला जाता है, मैंने क्या बोला था, नॉर्मली ये सब देखो इनवॉइस प्राइस पे। फिर से एक बार बताते हैं, ये इनवॉइस प्राइस पे है, ये दोनों टोटल करोगे तो इनवॉइस प्राइस ही मिलता है, ये भी इनवॉइस प्राइस का ही होगा। मतलब ये एक्चुअली इनवॉइस प्राइस नहीं है, अगर ब्रांच का डेटा रिटर्न कर रहा है तो ये सेल प्राइस पे है। अब हो सकता है कि सेल प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस है, हो सकता है नहीं भी है, वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ब्रांच कौन से प्राइस में अपने कस्टमर को बेचता है। फिर देखो ये दोनों मिला के ये दोनों इनवॉइस प्राइस पे है, रिटर्न वाला, ठीक है, ये जो है ये सेल प्राइस पे है, ये जो है ये भी सेल प्राइस पे है, ठीक है, और ये जो है ये इनवॉइस प्राइस पे है। अब अगर हमारा फिर भी बैलेंस आ रहा है, देखो अब सेल प्राइस इक्वल इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है, नॉट इक्वल इनवॉइस प्राइस भी हो सकता है। अगर सेल प्राइस इक्वल इनवॉइस प्राइस है तो हमारा बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस तभी आएगा अगर सेल प्राइस जो है वो ग्रेटर देन इनवॉइस प्राइस है, अगर लेस होगा तो लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, मतलब ब्रांच के पास जितने में स्टॉक आया था दैट इज 125 में, अगर ब्रांच ने उसे एटलीस्ट 130 में भी बेचा होगा तो उसका 5 रुपीज हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन ये ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है, मैंने लास्ट दिन भी बताया था, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा 100 माइनस 125 यानी 25 रुपीज, क्योंकि एक्चुअली स्टॉक तो 100 रुपीज का है। तो यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है, ये बस उतना सा प्रॉफिट है। अगर ब्रांच ने एफर्ट देके इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में स्टॉक को बेच दिया होगा या फिर इंस्ट्रक्शन वैसा था, तब जो अमाउंट एक्स्ट्रा होगा उसे हम लोग यहाँ पर इस तरह से दिखाते हैं, इसका नाम क्या है,
इसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट के लिए कौन टू सा ब्रांच अकाउंट? एडजस्टमेंट। हाँ, टू ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। আর ম্যাম লস হলে কি করতে হবে? তো বাই ব্রাঞ্চ অ্যাডজাস্টমেন্ট। बाई ब्रांच एडजस्टमेंट यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख दो समझने के लिए एक बार, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, अगर चाहो तो ऐसे लिख दो अपने समझने के लिए, ठीक है। ये बैलेंस करके आया हुआ है, तो 6,92,000, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है, बस उतना प्रॉफिट है जितना एक्सेस में उन्होंने बेचा होगा, तो कुछ एक्सेस में जरूर बेचा होगा तभी जाके बैलेंस आए 24। अब इसे पहले क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रॉस पोस्टिंग करने पे बाई ब्रांच स्टॉक, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर 24,000, ठीक है। ट्रांसफर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, अब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट को ही क्लोज करेंगे, लेकिन जितना भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो लिखेंगे, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट तो हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ही बताता है। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहाँ कहाँ इंक्लूडेड है, एक तो हमारा ये देखो, ये इंक्लूडेड था, ये हम लोगों ने लिख दिया, ये भी हम लोगों ने लिख दिया, ये भी हम लोगों ने लिख दिया, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे है, बचा ये वाला, ठीक है। ये इसके साथ ही है, ठीक है, मतलब ये दोनों मिक्स्ड अप है। तो ये देखो, ये 60,000 और ये 1,20,000, इस पे जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओपनिंग का बाई साइड में, क्लोजिंग का टू साइड में, जस्ट ऑपोजिटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, नीचे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और ये 30,000। ओपनिंग वाला, अच्छा 30,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, 1,20,000 है ना, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, देखो एक बार, मैम 24,000। हाँ 24 होगा, ये बात चेक कर लेते हैं, 24,000 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ जगह नहीं रखा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना होगा, हम इसको थोड़ा सा बताओ तुम लोग कितना होगा, हम तब तक थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं अकाउंट ম্যাম बाई ব্রাঞ্চ স্টকের পরে ব্রাঞ্চ ক্যাশ ক্লোজ করতে হয় না? ব্রাঞ্চ ক্যাশ, হ্যাঁ ব্রাঞ্চ ক্যাশ বলেছিলাম আগের দিন না, হ্যাঁ, মানে সিকোয়েন্স অনুযায়ী আর কি। अच्छा सीक्वेंस के हिसाब से ब्रांच कैश होगा, अच्छा ठीक है, हम लोग अभी इसको क्लोज नहीं करते, एक बार लिख लेते हैं, शायद सीक्वेंस मैंने इधर उधर कर दिया होगा, ठीक है। अभी हम लोग इसे क्लोज नहीं करते, इसका स्टॉक रिजर्व लिख लेते हैं, तो स्टॉक रिजर्व लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं, कितना होगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 125, 12,000, यहाँ पर 60,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, ठीक है, ये 1000 होगा, के लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ब्रांच कैश क्लोज होना चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से मैंने जो बताया था, तो चलो ब्रांच कैश को ही हम लोग पहले क्लोज कर लेते हैं। चलो ब्रांच कैश, ब्रांच कैश में कितना आएगा बैलेंस, ब्रांच का कुछ बैलेंस बताया था कैश का, यहाँ पर ओपनिंग में तो कुछ नहीं बताया था, ओपनिंग क्लोजिंग, ब्रांच कैश तो कुछ था नहीं एक्चुअली, है ना। ये देखो, ये सिर्फ सेल का हुआ है, ये रेमिट हो जाएगा, टोटल करके देखो कितना होता है, 5,20,000 है ना, बाकी कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बोलो तो, बाकी सारा खर्चा हेड ऑफिस पे कर रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या दिख रहा होगा, वो हम लोग का दिख रहा होगा ब्रांच, सॉरी टू कैश बोल के दिख रहा है ना, इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते हैं बाई बैलेंस सीडी बोल के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5,20,000, ठीक है। लास्ट दिन भी हम लोगों ने ब्रांच कैश ही उसके बाद क्लोज किया था ना, चेक कर लेते एक बार, हाँ ब्रांच कैश ही क्लोज किया था, ठीक है। तो जो बैलेंस आ जाएगा बैलेंस लिख देते हैं, यहाँ कुछ और तो बोला नहीं था।
ম্যাম আচ্ছা এটা বাই ব্যালেন্স সিডি কেন হলো, মানে টু ব্যালেন্স বিডি তো দেওয়া নেই। তার মানে ওপেনিং এ কিছু ছিল না, তাতে কি হয়েছে? যদি আমার তাহলে কি আমার ক্লোজিং তোমার কাছে যদি এই কোনো মাসের শুরুতে কোনো টাকা না থাকে, তার মানে তো এটা নয় কি তোমার কাছে ক্লোজিং থাকবে না। যদি ওপেনিং স্টক না থাকে তাহলে কি ক্লোজিং স্টক হতে পারে না? ক্লোজিং স্টক তো হতেই পারে। মানে এটাকে ব্রাঞ্চ এক্সপেন্সেস ট্রিট করলে ভুল হবে না? এক্সপেন্স কেন? এটা তো ব্রাঞ্চের ক্যাশ সেল আর ক্রেডিট সেল করে টাকা পেয়েছে, এটা ক্যাশ সেলের পেয়েছে, এটা ডেটারের থেকে ক্রেডিট সেলের টাকা পেয়েছে, এটা এক্সপেন্স কি করে হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। अच्छा, अब कौन सा वाला क्लोज करेंगे हम लोग? इसके बाद सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा बोला था, बोलो ये वाला शायद ब्रांच অ্যাডজাস্টমেন্ট। एडजस्टमेंट, चलो इसे क्लोज कर लेते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट को क्लोज करो, तो ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करने से देखो कितना आ रहा है। टोटल कर लेते हैं। क्या आता है यहाँ पर? ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करने से प्रॉफिट आता है ना? तो कितना आएगा? जीपी आता है, एक्चुअली जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो चेक करके बोलो कितना आएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट में यहाँ है, ये इधर ही ज्यादा दिख रहा है, इधर तो कम है। 24,000, 1,20,000 और 12,000, तो कितना हो गया? ये हो गया 1,30,000, 1,34,400, 12,000, 1,20,000 और 24 नहीं, 1,20,000 प्लस 12,000, 1,56,000 आ रहा है। 1,56,000 माइनस 24,000 माइनस 2,400, तो ये आ गया 1,29,600। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टू। ये कहाँ पर जाएगा? ये एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर ब्रांच होता है? पीएल। ब्रांच पीएल में, इसीलिए इसे लिखना पड़ेगा ब्रांच पीएल। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, इसे बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हुआ? ये बिल्कुल ट्रेडिंग के तरह है। देखो ट्रेडिंग का ओपनिंग बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, ठीक है, और जो स्टॉक भेजा गया था उसका, जो स्टॉक रिटर्न हो गया उसका, है ना, और जो स्टॉक बैलेंस यहाँ पर जो स्टॉक बैलेंस रह गया वो वाला, ठीक है। और ये वाला कौन सा था? ये भी कुछ एक था शायद, ये कौन सा वाला था? ये जो हमारा बैलेंस करके आया, है ना। तो देखो जो भी ट्रेडिंग का आइटम होता है लगभग वही सारा आइटम उसके रिजर्व के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करके मिल गया पीएल। अभी हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। डेटर क्लोज हो चुका है, ये बचा हुआ है हम लोग का गुड्स सेंड टू ब्रांच, हम लोग इसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ब्रांच पीएल में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ब्रांच पीएल में हम लोग लिखेंगे टू नेट, यहाँ पर बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, बाई ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। अभी अभी जो बैलेंस आया 1,29,600, अब हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। ये जीपी आ गया, ये एक्सपेंसेस है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। ये किसके पीएल में जाएगा? ये हेड ऑफिस के पीएल में जाएगा। 1,29,600 माइनस 10,000 और ये 84 मतलब 94,000, तो ये आ जाएगा 35,600 आ रहा है, ठीक है। 1,29,600 ये हो गया। अच्छा, और क्या बचा हुआ है देखते हैं, क्या क्या क्लोज करना अभी भी बचा हुआ है। ये क्लोज हो चुका है, ये क्लोज हो चुका है। गुड सेंड टू ब्रांच ये क्लोज नहीं हुआ है, इसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच को क्लोज करना पड़ेगा। अब शायद यही वाला क्लोज होगा, आई थिंक। इसका मैंने ना क्रॉस पोस्टिंग शायद कम कर रखा है, देखते हैं। ये देखो गुड सेंड टू ब्रांच, इसका मैंने दो क्रॉस पोस्टिंग कर रखा है, एक है 9,600 का और एक है हम लोग का ये 1,20,000 का, गुड सेंड टू ब्रांच का। और क्या होगा? और एक ये अच्छा, और इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये है 4,80,000। अच्छा 4,80,000 क्या मैंने गलत लिखा है ना? ये कितना हो जाएगा? बाई गुड सेंड टू ब्रांच और टू गुड सेंड टू ब्रांच, नहीं ठीक ही लिखा है, 4,80,000 है। और क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर? 4,80,000 और 1,20,000। और रिटर्न वाला नहीं लिखा मैंने, 12,000 का जो रिटर्न था किधर चला गया? गुड सेंड टू ब्रांच, और क्या लिखना चाहिए था मुझे? 1,00,000 টু ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। না, এখানে মনে হচ্ছে কিছু একটা লিখিনি, দেখিনি।
ब्रांच पीएल ब्रांच कैसा चाहिए, ये सारा ही क्लोज हो गया, बस यही वाला बाकी है। इसमें कुछ एक लिखा नहीं है मैंने, क्या नहीं लिखा, गुड सेंड टू ब्रांच, क्या नहीं लिखा भाई। ম্যাম লাস্ট দিন তো ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট লিখেছিলেন, মানে ব্যালেন্স যখন মিলছিল না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যালেন্সে তো ট্রেডিং লিখবো, কিন্তু আচ্ছা এখানে আর তো কিছু ক্রস পোস্টিং হবে বলে আমার মনে হয় না, এটাই তো থাকছে, আর তো কিছু নেই, সব লিখে দিয়েছে। এটা রিটার্নের একটা ছিল আর একটা এটা ছিল। হ্যাঁ, মাইনাস এই ব্যালেন্স করে কত আসছে, 4,80,000 माइनस 9,006, 4,70,400। हाँ, और तो कुछ है नहीं, क्या लिखे, सारा चीज तो लिख दिया मैंने। इसको लिखेंगे टू ब्रांच, टू ट्रेडिंग, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखा था, हम खुद ही भूल गए, टू ट्रेडिंग लिखना पड़ेगा आई थिंक। डायरेक्टली क्या नाम लिखना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, ये ट्रेडिंग इसीलिए होता है, बता देते क्यों ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग मतलब ये हेड ऑफिस का जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, वहां पर ये ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पर ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये हो गया ब्रांच का स्टॉक, ठीक है, और तो कुछ था नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं था कि हम लोग लिखेंगे, तो ये हो गया, बस ये कंप्लीट हुआ। चलो ম্যাম और एक ব্রাঞ্চ পিএল क्वेश्चन, এ কত এসছে? ब्रांच पीएल 35 হ্যাঁ ঠিক আছে। 600। अच्छा, क्योंकि इसका एंट्री का सिस्टम थोड़ा अलग होता है ना, तो कभी कभार मेरे से भी गलती हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने बोला ना कि और एक क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया यहाँ पर स्टॉक डेटर का। चलो ये वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद डेटर मेथड सीखेंगे। ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप ही होगा शायद, देख लेते हैं। मेसर्स मरीना दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बैंगलोर टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। द ब्रांच सेल बोथ कैश एंड क्रेडिट। ब्रांच expenses आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड ब्रांच हैज टू remit all cash receipt into the head office bank. अब नेक्स्ट बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर प्रिपेयर द अकाउंट इन द हेड ऑफिस लेजर एंड ascertain द ब्रांच प्रॉफिट अंडर स्टॉक डेटर मेथड। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस, ओपनिंग स्टॉक, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर। और ये बोला है हमें स्टॉक डेटर मेथड से प्रिपेयर करके देना है ब्रांच का पीएल, मतलब ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। तो चलो तुम लोग खुद से बनाओ, ठीक है। अब जब हम पूछेंगे तब बताओ, ठीक है, जब हम पूछेंगे तब बताओ कि क्या हो रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो देख के तुम लोग बनाओ, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर। तो क्या क्या अकाउंट बनेगा, पहला तो ब्रांच स्टॉक मैंडेटरी है, ये तो बनना ही चाहिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और बनेगा ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ना एक ब्रांच कैश बना तो लिया था, लेकिन एक चीज सोचो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और ये अभी जो कर रहे हैं वो लगभग सेम है। उसमें भी यही बोला था कि ब्रांच अपना कैश पूरा का पूरा किसे रेमिट कर देता है, हेड ऑफिस को रेमिट कर देता है ना। तो ये कहाँ पर जाना चाहिए, ये जो ट्रांसफर हुआ है ये ट्रांसफर टू क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग ये अकाउंट नहीं बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा है यहाँ पर बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में भी बोला था ना शायद, पूरा का पूरा पैसा जो है वो ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये ठीक है, डेटर को सेल किए वो ब्रांच रिसीव करेगा, लेकिन वो पैसा फिर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हेड ऑफिस में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही वाला ट्रीटमेंट ही होने वाला है, ठीक है, ट्रांसफर टू हेड ऑफिस हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रांच स्टॉक बना लिया। अच्छा, स्टॉक एडजस्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ब्रांच पीएल बना लेते हैं, ब्रांच एक्सपेंस बना सकते हैं, ब्रांच एक्सपेंस, गुड सेंड टू ब्रांच, ये भी हो जाएगा। गुड्स सेंट टू
ब्रांच। और क्या बाकी रह गया? 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक ब्रांच एक्सपेंस, शायद एक्सपेंस बना लिया। और क्या बाकी रहा? ब्रांच ब्रांच कैश। स्टॉक, ब्रांच कैश। ठीक है, ब्रांच कैश। सबसे पहले अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो लिख लेते हैं, ठीक है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। ओपनिंग है ये देखो 4,50,000 टू बैलेंस बीडी 4,50,000, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तो क्या एंट्री होगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, उसके बाद हो जाएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, बस कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, और टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर गुड सेंड टू ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट कितना होगा? 45 लाख है, ठीक है, 45 लाख है। और कितना प्रॉफिट लगा के भेजा है? 25%। ये इनवॉइस प्राइस है, तो ये हो गया 125 इंटू 100 करते हैं तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा। तो पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, एक ही बात है। 45 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 9 लाख, ठीक है, ये हो गया 9 लाख। तो ये हम लोग का क्या आ गया? कॉस्ट आ गया। तो क्या एंट्री होगा? ये एंट्री कौन करेगा? ये बोलेगा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस बोलेगा कि मेरे से इतने का गया, मतलब टू गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल के 9 लाख हो जाएगा, ठीक है। और टू ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के बैलेंस आ जाएगा 9 लाख माइनस 45 लाख, तो बैलेंस आता है 36 लाख, ये 36 लाख। और ब्रांच स्टॉक में चला जाएगा 45 लाख, तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के आ जाएगा 36 लाख, और ये हो जाएगा, तो सॉरी 3,60,000, और ये हो जाएगा 9 लाख। शायद एक मिनट देख लेते, 9 लाख हो रहा है क्या? इतना बड़ा डिजिट हम शायद गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। 45 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, तो ये हो रहा है 9 लाख आ रहा है। 25 करने से 9 लाख आ रहा है, 100 करने से कितना आएगा? ओ, फिर से उल्टा लिखा, देखो ये 25 करने से आ रहा है ना, तो ये 100 करने से 36 लाख आएगा शायद। 45 माइनस 9, हाँ 36, और ये एंट्री हो जाएगा 45 से, ठीक है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के 9 लाख आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया था अगेन। ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के 9 लाख आ जाएगा, और ये आ जाएगा 36 लाख, ठीक है, ये आ जाएगा 36 लाख। अब हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे यहाँ पर, बाई ब्रांच स्टॉक और बाई ये ब्रांच एडजस्टमेंट में फिर से बाई ब्रांच स्टॉक यहाँ पर लिखते हैं, ये ओपनिंग लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए मैंने नीचे लिखा है बाई ब्रांच स्टॉक। ये वैल्यू हो जाएगा कितना था? 3,60,000, सॉरी 9 लाख, 9 लाख, ये वाला 9 लाख है प्रॉफिट वाला अमाउंट। और गुड सेंड टू ब्रांच वाला है, गुड सेंड टू ब्रांच इधर है, ठीक है। तो बाई ब्रांच स्टॉक, बाई ब्रांच स्टॉक, ये हो जाएगा 36 लाख, 36 और 9 हो जाता है 45, ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है। फिर बोल रहा है कि रिटर्न हुआ है 90,000 का, रिटर्न हुआ है। अब 90,000 में कितना? 90,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 90,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ये हो गया 72,000। 72,000 का कॉस्ट हो गया, और जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कितना होगा? माइनस 90,000 लिख लेते हैं, 18,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हेड ऑफिस बोलेगा कि मेरे पास 72,000 का स्टॉक आ रहा है, तो गुड सेंड टू ब्रांच ये डेबिट हो जाएगा कितने से? 72,000 से, ठीक है। और टू हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच के पास से स्टॉक चला जा रहा है, ब्रांच के पास से 90,000 का स्टॉक चला जा रहा है, और जो ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा बैलेंस यानी 18,000 से, ठीक है। ये एंट्री होगा। अब इसका पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको पोस्ट कर लेते हैं। गुड सेंड टू ब्रांच, टू ब्रांच स्टॉक, तो यहाँ पर लिखते हैं टू ब्रांच स्टॉक 72,000, और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक बोल के 18,000, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक बोल के 18,000, टू ब्रांच स्टॉक बोल के 18,000, और यही दो चीज यहाँ पोस्ट होगा।
बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू branch 72,000 by branch adjustment 18,000 हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट। यहाँ पर कैश सेल बोला है, कैश सेल और ये है क्रेडिट सेल। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट बोला था कि ब्रांच सेल बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट, ब्रांच एक्सपेंसेस। अच्छा एक्सपेंसेस जो है बोल रहा है कि एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड ब्रांच हैज टू रेमिट ऑल कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट खुद करता है लेकिन वो बाद में रेमिट कर देगा हेड ऑफिस को। ठीक है, तो हेड ऑफिस को रेमिट कर देगा, तो अभी तो खुद ही कैश रिसीव करेगा, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक, तो बाई ब्रांच कैश, कैश सेल बाई ब्रांच कैश, ये हो गया 15 लाख। और क्रेडिट सेल का हो जाएगा बाई ब्रांच डेटर। ठीक है, ब्रांच डेटर ये हो गया 27 लाख। अब ये दोनों का क्रॉस पोस्टिंग कहाँ पर होगा, एक तो डेटर में होगा और एक हो जाएगा ब्रांच कैश में, टू ब्रांच स्टॉक बोल के, ब्रांच कैश में टू ब्रांच स्टॉक बोल के हो जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक बोल के हो जाएगा, ब्रांच कैश में टू ब्रांच स्टॉक बोल के हो जाएगा 15 लाख। अच्छा, और डेटर में हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच डेटर में लिखना पड़ेगा, कहाँ है ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर तो नीचे ही था, यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक बोल के 27 लाख, ये नीचे लिखते क्योंकि ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसे लिखना पड़ेगा, टू ब्रांच स्टॉक बोल के 27 लाख, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला है, सन्ड्री डेटर एट बैंगलोर, ये बता रहा है मतलब बैंगलोर ब्रांच में ओपनिंग सन्ड्री डेटर 5,40,000 टू बैलेंस बीडी 5,40,000 लिख दिया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो क्या एंट्री होगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। ठीक है, तो ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, बाई ब्रांच कैश, कितना रिसीव किया है 24 लाख। और ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा ब्रांच कैश में टू ब्रांच डेटर बोल के, टू ब्रांच डेटर बोल के 24 लाख। अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर अगेन ब्रांच पीएल क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर और फिर ब्रांच पीएल टू डिस्काउंट अलाउड, तो ब्रांच पीएल टू डिस्काउंट सॉरी ब्रांच पीएल टू क्या हो जाएगा, ब्रांच डेटर। ठीक है, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर हो जाएगा, तो ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, मतलब जैसे पीएल में होता है ना टू डिस्काउंट अलाउड, उसी तरह से टू ब्रांच डेटर डिस्काउंट अलाउड, सेम टाइप ही क्वेश्चन है, 45,000। और ब्रांच डेटर में लिखेंगे बाई ब्रांच पीएल, बाई ब्रांच पीएल, ये कौन सा वाला था, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड 45,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, डिस्काउंट अलाउड हो गया बैड डेप्ट, बैड डेप्ट होने से बैड डेप्ट डेबिट टू ब्रांच डेटर होगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे फिर उसको ट्रांसफर करेंगे ब्रांच पीएल टू बैड डेप्ट, तो ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर। ठीक है, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर, तो बाई ब्रांच पीएल बैड डेप्ट। ठीक है, एंट्री सॉरी अमाउंट 30,000। अब ये वाला क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, टू ब्रांच डेटर बोल के 30,000 ब्रांच पीएल में, टू ब्रांच डेटर बोल के बैड डेप्ट 30,000। अच्छा फिर सेल्स रिटर्न एट बैंगलोर ब्रांच, बोल रहे हैं कि सेल्स रिटर्न एट बैंगलोर ब्रांच, सेल्स रिटर्न मतलब डेटर ने रिटर्न किया है, तो डेटर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टू ब्रांच डेटर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रांच पीएल डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे
सेल्स रिटर्न का बाई ब्रांच मैम ब्रांच पी लिखा ना, ब्रांच स्टॉक होगा ना। ओ सॉरी, हाँ ब्रांच स्टॉक होगा, पीएल बोल दी गलती से, स्टॉक कम होगा ना, तो सेल्स रिटर्न ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, ठीक है। जैसे सेल्स रिटर्न होने से क्या होता है, सेल्स रिटर्न टू डेटर, सेल्स रिटर्न होने से स्टॉक कम होगा, इसीलिए सेल्स रिटर्न की जगह ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, ठीक है। और एंट्री हो जाएगा 60,000 से, 60,000 से, ठीक है। और ब्रांच स्टॉक में इसे क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू ब्रांच डेटर बोल के 60,000 यहाँ पर है, टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर, ये हो गया सेल्स रिटर्न, और वैल्यू कितना था 60,000, 60,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा वैल्यू आ जाएगा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेंस अकाउंट ओपन कर रखा है तो ये पे करेगा हेड ऑफिस, तो टू कैश बोल के एंट्री हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट में, टू कैश बोल के, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, और एक्सपेंस है रेंट रेट्स और टैक्सेस, मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख डाला, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1,35,000। अच्छा, ये कैश अकाउंट तो कहीं ओपन नहीं किया है कि उसको क्रॉस पोस्ट कर दे। सैलरी वेजेस 4,50,000, टू कैश सैलरी वेजेस 4,50,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, टू कैश ऑफिस एक्सपेंस 45,000, और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख इनवॉइस प्राइस पे, तो ये स्टॉक अकाउंट में जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, या फिर बाई बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, बैलेंस सीडी लिख देते हो, ऊपर बैलेंस बीडी लिख रखा है ना, तो एक तरह का ही लिखना चाहिए बैलेंस सीडी, और ये वैल्यू है 9 लाख, हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्लोज हो जाएगा ब्रांच का डेटर, ठीक है। ब्रांच डेटर क्लोज करने से अभी क्या आएगा हम लोग के पास क्या क्या अवेलेबल है, ओपनिंग ब्रांच, ओपनिंग डेटर का बैलेंस अवेलेबल है, डेटर से कितना पैसा मिला, डेटर को कितना डिस्काउंट दिया, कितना बैड डेप्ट हो गया, कितना सेल्स रिटर्न हो गया, और कितना क्रेडिट सेल किया, तो हमारे पास जो मिसिंग है वो है डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, तो इसका मतलब हमारा बाई साइड में नॉर्मली बैलेंस आना चाहिए, तो चेक करके देख लेते हैं बाई साइड में बैलेंस आता है कि नहीं और कितना आ रहा है। तो 5,40,000 प्लस 27 लाख, तो ये हो जाएगा 32,40,000 माइनस 24 लाख माइनस 45,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000, देख लो कितना आ रहा है, 7,05,000 आ रहा है मेरा बाई बैलेंस सीडी, 32,40,000, ठीक है, 32,40,000 आ रहा है। एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं आंसर मेरा सही आया कि नहीं, 7,05,000, हाँ सही आया। चलो, अब नेक्स्ट कौन सा क्लोज होता है, बताओ नेक्स्ट कौन सा क्लोज होता है डेटर के बाद, तुम लोग बताओ, मुझे याद ब्रांच नहीं है। स्टॉक। डेटर, ब्रांच स्टॉक, चलो ब्रांच स्टॉक को क्लोज करेंगे, यहाँ बैलेंस तभी आएगा अगर हम लोगों ने, मतलब अगर ब्रांच ने सेलिंग प्राइस से ओवर में बेचा होगा तो 72,000 हम इधर ही टोटल कर रहे हैं, अदरवाइज टैली हो जाता है। नॉर्मली हमेशा ना बैलेंस आता ही है ताकि उसको ट्रांसफर करना पड़े, इस तरह का एक कैलकुलेशन हो, तो यहाँ पर हो गया 5190 इतना आ रहा है, अब ये वाला देखना पड़ेगा। 1,80,000। लिख लेते हैं 1,80,000, एक बार देख भी लेते हैं, हाँ 1,80,000 है आंसर, तो ये क्या लिखना पड़ेगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये हो गया एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस, सॉरी एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, एक्सेस ऑफ ऐसे लिखना है, सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, तब होगा, ये ट्रांसफर करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट में ये ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में बाई ब्रांच स्टॉक बोल के, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के 1,80,000, ठीक है। अब हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग का भी इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, ये जो है 4,50,000
इसका हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे बाई, यहाँ पर बाई स्टॉक रिजर्व, बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बोल के भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अगर कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और ये हो जाएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ऐसे भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक है 9 लाख, 9 लाख पे कितना हो जाएगा, 9 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, क्लोजिंग वाला 1,80,000 हो रहा है, ठीक है, 1,80,000 हो रहा है। और ओपनिंग वाला कितना है, ओपनिंग वाला है हम लोग का 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 125, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, ये 90,000 हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं, 9 लाख था, 9 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, और ये हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 करके आ गया। इसको बाद में क्लोज करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या क्लोज होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो पीएल में ट्रांसफर कर ले। 4,50,000 प्लस 45,000, तो ये हो जाता है 6,30,000, ये हो जाएगा बाई ब्रांच पीएल 6,30,000। तो ब्रांच पीएल में ये चला जाएगा, ये हो जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के 6,30,000, ठीक है, ये ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्लोज होता है, इसके बाद कौन सा क्लोज होगा, हम लोगों ने डेटर क्लोज कर लिया, ब्रांच स्टॉक क्लोज कर लिया, पी ब्रांच एक्सपेंसेस को क्लोज कर लिया। अच्छा, ब्रांच कैश इसको क्लोज कर लेते, इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा, तो ये ब्रांच का कैश जो है ये हो गया 39 लाख का, ये लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी यहाँ पर। अच्छा, इसको ना बाई बैलेंस सीडी डायरेक्ट मत लिखो, थोड़ा सा गलत हो जाएगा कंसेप्ट, उस क्वेश्चन में भी ठीक कर देते हैं। इसको लिखो बाई कैश बोल के, क्यों, क्योंकि ये पैसा जो है वो ब्रांच हेड ऑफिस को भेजने वाला है, तो अगर हम लोग ये अकाउंट करेंगे तो बाई कैश ट्रांसफर टू हेड ऑफिस ऐसे लिखना चाहिए। बैलेंस का मतलब तो उसके पास रह रहा है लेकिन उसके पास नहीं रहेगा ऐसा बोला गया है, लेकिन इसका इंपैक्ट दूसरे किसी अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने कोई कैश अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है। तो जस्ट यहाँ पर कैश लिख लो, कंसेप्ट गलत हो जाएगा ना कि ये हेड ऑफिस बोल रहा है मेरे पास ये पैसा ब्रांच का आ जाएगा, तो ये कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बैलेंस नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब इसका कंसेप्ट फिर गलत हो जाएगा, इसका इंपैक्ट कुछ नहीं आ रहा है, वो सही बात है, लेकिन ये कंसेप्ट तो गलत हो गया ना। यहाँ पर होना चाहिए बाई कैश, क्योंकि हेड ऑफिस के पास ये कैश पहुंच जाएगा, ट्रांसफर टू हेड ऑफिस, ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन बैलेंस नहीं लिखना है क्योंकि इसके पास रहेगा नहीं, क्वेश्चन बता रहा है कि हर बार ट्रांसफर हो जाता है, तो तुम लोग बैलेंस मतलब रह गया ना, बैलेंस नहीं लिख के तुम लोग को लिखना चाहिए कि टू बाई कैश बोल के, ये क्लोजिंग रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कौन सा वाला क्लोज करेंगे, ब्रांच पीएल को क्लोज कर ले, इसके बाद कौन सा क्लोज करना चाहिए बताओ, वही वाला क्लोज करेंगे। कौन सा वाला क्लोज होता है, सीक्वेंस के हिसाब से मैंने लिखवाया था, एक बार बताओ देख के कौन सा वाला क्लोज होगा। अब जीपी ये वाला क्लोज होगा तब जाके तो ये जीपी यहाँ पर पीएल में हम लोग ट्रांसफर करेंगे ना, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा देखो, 90,000 प्लस 9 लाख प्लस 1 लाख, 9,72,000। अच्छा 9,72,000 इधर आ रहा है, ये यहाँ सर पर लिख टू ब्रांच, আর এটা টোটালটা কত আসছে, টোটালটা করে নিই, দেখছি। 10,80,000 আর 90, 11,70,000। 70 না 50, হ্যাঁ 11,70,000, হুম ঠিক আছে, 11,70,000 আছে, 50 আসছিল আমার তাহলে ঠিকই আছে, কারণ এটা তো এসছে আনসারের সাথে, তাহলে আমার হয়তো ভুল হয়েছে ক্যালকুলেশন করতে। 11,70,000, 19,80,000 চলে আসছে, 90,000 प्लस 9 लाख प्लस 1,80,000, हाँ 11,70,000, ठीक है, बार बार अलग अलग आ जा रहा है। अच्छा, ब्रांच पीएल, ठीक है, ब्रांच पीएल में अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हम लोग ब्रांच पीएल में ट्रांसफर करेंगे बाई ब्रांच स्टॉक बोल के 9,72,000 बाई ब्रांच स्टॉक, मतलब जीपी ट्रांसफर हो गया।
9,72,000 है ना, 9,72,000। अब हम लोग का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ रहा है देख, 2 नेट प्रॉफिट, शायद नेट प्रॉफिट ही आएगा, ट्रांसफर टू पीएल, लॉस तो नहीं लग रहा है मुझे। 972 है, 9,72,000 माइनस 630 माइनस 45 माइनस 30, 2,67,000 ये हो गया। एक्सपेंसेस क्लोज्ड, ये भी क्लोज। अच्छा, यहाँ ट्रेडिंग आ जाएगा। 36 लाख का स्टॉक ट्रांसफर किया गया था, कॉस्ट ये था, ठीक है, और रिटर्न हो गया था 72,000, तो ट्रेडिंग बोल के ये दिखा देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब कितना एक्चुअली ब्रांच के पास है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। 36 लाख का स्टॉक भेजा गया था, 72,000 का स्टॉक रिटर्न आ गया, ये कॉस्ट में दिख रहा है। तो एक्चुअली ब्रांच के पास जो स्टॉक है वो उसका कॉस्ट है 35,28,000। हो गया, और कुछ नहीं होगा, बस ये क्लोज हो गया। देखो स्टॉक एंड डेटर मेथड में जो भी होना चाहिए हम लोगों ने किया, लगभग जितना भी क्वेश्चंस था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ब्रांच का डेटर मेथड ম্যাম स्टार्ट करते हैं। একটু ব্রাঞ্চ বিলটা একবার শো করুন। হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच का डेटर मेथड। पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं कि ब्रांच डेटर मेथड होता क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट यही वाला पीडीएफ में मेरा सारा क्लासेस है, आई थिंक ब्रांच का देख लेते हैं एक बार। ये देखो मैंने लिखवाया था कि डेटर मेथड में क्या होता है, ये देखो, ये यहाँ से ही स्टार्ट था। ये देखो डेटर मेथड तुम लोगों ने लिखा होगा जरूर, अगर लिखा है तो ये देखो फर्स्ट क्लास में ही मैंने लिखवाया था। डेटर मेथड कब मेंटेन होता है, पहला बात है कि इंडिपेंडेंट हो कि डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ब्रांच है तभी डेटर मेथड फॉलो होता है, ठीक है। तो डेटर मेथड फॉलो करने का मतलब है हेड ऑफिस मेंटेन्स ओनली ब्रांच अकाउंट इन इट्स बुक्स। जैसे यहाँ पर ये 7 लेजर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लेजर्स के जगह एक ही लेजर्स बनेगा जिसका नाम है, एक ही लेजर बनेगा दैट इज ब्रांच अकाउंट, ठीक है। जो लेजर बनेगा उसका नाम है ब्रांच अकाउंट, और कोई अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नो अदर अकाउंट फॉर ब्रांच इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, वही चीज नीचे बोला गया है कि और कोई अकाउंट नहीं बनेगा, ये 7 के जगह ये एक अकाउंट बनने से ही काम हो जाएगा। फिर बोल रहा है दिस ब्रांच अकाउंट इज ट्रीटेड लाइक डेटर अकाउंट दैट इज एज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। डेटर अकाउंट के तरह ट्रीट होगा पर्सनल अकाउंट। डेटर अकाउंट को पर्सनल अकाउंट ये क्यों बोल रहा है, एक्चुअली रिसीवेबल मोड में है ना, कि हमें डेटर से पैसा मिलता है। तो एक्चुअली हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि ब्रांच मेरा एक डेटर है, ठीक है। हम मतलब रियलिटी में वो डेटर नहीं है, सोच के देखो, वो रियलिटी में कभी थोड़ी ना डेटर है, लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या सोच के किया जाएगा कि ब्रांच मेरा एक डेटर जैसा है, ठीक है, जिससे मुझे कुछ मिलेगा, हम उसे कुछ देते हैं। लेकिन रियलिटी में डेटर को हम लोग कुछ नहीं देते हैं, डेटर को हम लोग जो भी देते हैं वो कुछ पैसे के बदले देते हैं ना। अगर हम लोग डेटर को स्टॉक बेच रहे, देते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ सेल नहीं करते, सेल करते हैं और उससे कुछ पैसा भी रिसीव होता है। यहाँ पर हेड ऑफिस वही कंसेप्ट जो है डेटर के लिए अप्लाई कर रहा है, सॉरी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम ब्रांच को अपना कुछ स्टॉक देते हैं बेचने के लिए, और स्टॉक के साथ साथ हम अपना एसेट भी देते हैं उसे यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम उसे मशीन दे सकते हैं, हम उसे कैश बैलेंस दे सकते हैं, हम उसे फर्नीचर दे सकते हैं, हम उसे कुछ पेटी कैश दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ये सारे आइटम जो भी मैंने बोला ये अब हम लोग कभी डेटर को नहीं देते। डेटर को हम लोग क्या देते हैं, डेटर को वो स्टॉक देते हैं जो डेटर हमसे खरीदना चाहता है, जो हम लोग बेचते हैं, ठीक है। डेटर हमसे जो भी स्टॉक खरीदता है वो देते हैं, इसके अलावा ऐसा थोड़ी ना डेटर को मशीन दे दिया, डेटर को फर्नीचर दे दिया, क्यों देंगे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ये रियलिटी का डेटर नहीं है, इसको मान के चलेंगे कि ये मेरा रिसीवेबल डेटर है। मतलब जब भी ईयर एंड होगा तो हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, ब्रांच का लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी, ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, ब्रांच का कैश मेरा कैश, ब्रांच का
उसका मशीन मेरा मशीन, क्योंकि मैंने ही तो उसे दिया है। मतलब हेड ऑफिस देखेगा कि मुझे ब्रांच से कुछ रिसीवेबल है और मुझे ब्रांच का लाइबिलिटी वगैरह भी पे करना पड़ेगा। अगर हेड ऑफिस ये बोलेगा कि ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, तो ब्रांच का लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी बोलना पड़ेगा। और जैसे ही ईयर क्लोज हो जाता है और उसके बाद ओपन होगा, देन फिर से हेड ऑफिस बोलेगा लो मैंने तुम्हें ये सारे एसेट और लाइबिलिटी दिए बिजनेस करने के लिए, ठीक है, और मुझे तुमसे कुछ मिलेगा, हम तुम्हें स्टॉक भी ट्रांसफर करते रहेंगे ताकि तुम बेच पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर मेथड का मतलब हो जाता है कि डेटर के तरह अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, डेटर के तरह अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और उस अकाउंट का नाम होगा ब्रांच अकाउंट। मतलब डेटर का नाम क्या हो गया, डेटर का नाम हो गया ब्रांच, ठीक है, डेटर का नाम हो गया ब्रांच, और कोई अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। दिस ब्रांच अकाउंट इज ट्रीटेड लाइक डेटर अकाउंट एंड एज अ पर्सनल अकाउंट, वही चीज बोला है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, यानी रिसीवेबल पेएबल वाला बात यहाँ पर आ जाएगा। एसेट्स वगैरह होगा तो रिसीवेबल, लाइबिलिटी वगैरह होगा तो पेएबल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है देखो, ओनली ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच विल बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स दैट इज ब्रांच अकाउंट। तो ये तो नॉर्मल बात है, अगर हम अपने डेटर का बुक्स मेंटेन कर रहे हैं अपने पास, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग कोई अपने डेटर का बुक्स मेंटेन करते हैं तो वहां पर उस डेटर के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस का वही लिखते हैं, किसी और का ट्रांजैक्शन थोड़ी ना लिखेंगे। वैसे ही अगर ब्रांच मेरा डेटर जैसा है, ब्रांच मेरा डेटर जैसा है, तो ब्रांच के साथ हेड ऑफिस का जो ट्रांजैक्शन होगा ओनली वही ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। और यहाँ पर ये स्टॉक डेटर आ गया, चलो ये तो मैंने बता दिया। अभी ये जो पॉइंट हम लोगों ने देखा इसका हम अकाउंट भी दिखाते हैं कि ब्रांच अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। क्या दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा? हाँ, अगर तुम लोग ये मेथड करोगे तो भी तुम लोग का एटलास प्रॉफिट वगैरह जो आएगा इसमें भी वही आएगा। फिर ये दोनों मेथड अलग अलग क्यों सिखाया जाता है? एक्चुअली देखो, ये दोनों मेथड का रीजन ये है कि अगर ब्रांच बहुत ही छोटा सा है, मतलब वो अपना कुछ भी ख्याल नहीं रख पाता है, तब हेड ऑफिस बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग करता है, तो अलग अलग इतने सारे डिटेल्स को अलग अलग अकाउंट में वो पुट करके दिखाता है। लेकिन अगर उसे ब्रांच पे, मतलब ब्रांच उतना भी, मतलब ब्रांच पे मीडियम कंट्रोल रखना है, तो वो बोल रहे हैं नहीं ठीक है, ब्रांच अपना ख्याल थोड़ा बहुत रख सकता है, अगर हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे और उसको रिसीवेबल मोड में दिखाएंगे और ये दिखा देंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ तो काफी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है वो यहाँ से कम है, ठीक है, कंट्रोलिंग ज्यादा है, इसलिए इतना डिटेल्स में उन्हें सोचना पड़ रहा है। अगर ब्रांच अपना थोड़ा बहुत ख्याल खुद रख सकता है तो बस इतना अकाउंट बनाना काफी होता है, इसीलिए ये दो मेथड जो है वो आया है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे ब्रांच अकाउंट कैसे होता है, ये कैसे बनेगा, मतलब इसका जो है मतलब क्या क्या लिखा हुआ रहेगा, क्या ये नॉर्मल डेटर की तरह ही हमें दिखेगा या फिर कैसे होगा? तो देखो, नॉर्मल डेटर जो हम लोग करते हैं वहां पर डेटर का क्या क्या अकाउंट होता है, नॉर्मल डेटर हम लोग जो करते हैं, डेटर अकाउंट में क्या क्या होता है बोल सकते हो? डेटर अकाउंट में क्या क्या बैलेंस होता है, क्या ये मुझे बोल सकते हो? बोल सकते हो तुम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हो, बोलो। डेटर अकाउंट में क्या क्या डिटेल्स होता है? अगर कोई डेटर अकाउंट बनाते हो, कभी डेटर अकाउंट नहीं बनाए, डेटर में क्या क्या होता है? टू बैलेंस बीडी, ये क्या होता है? और बाई बैलेंस बीडी, मुझे ये बताओ, टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी इसका मतलब क्या होता है? लिख तो देते हो तुम लोग, लेकिन मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग तो समझ में आया, बट ओपनिंग ये क्या है? मतलब डेटर का ओपनिंग का मतलब क्या होगा? अगर यहाँ 100 रुपए लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 80 रुपीज सपोज, तो इसका मतलब क्या हो गया? 100 रुपए क्या होगा डेटर से और 80 रुपीज क्या होगा डेटर से? মানে আগের বছরে যা হওয়ার হয়ে গেছে, তো এই বছর যা পাই আমি ডেটাসের কাছ থেকে মানে বছরের শুরুতে, তো সেটা ওপেনিং এ যাবে। আর সেম অ্যাজ বছরের শেষে যেটুকু পাওয়ার কথা সেটুকু ক্লোজিং এ লিখে দেবো। ठीक है। ये देखो, इसका मतलब हम लोगों का प्रीवियसली डेटर से 100 रुपीज मिलना चाहिए और इस बार ट्रांजैक्शन वगैरह होने के बाद दिख रहा है कि सिर्फ 80 मिलेगा। ये नेक्स्ट ईयर ऐसे टू बैलेंस बीडी बोल के अगेन जब ब्रॉट डाउन होगा तो 80 में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। इसके अलावा क्या लिखते हैं यहाँ पर? डेटर कब जनरेट होता है? डेटर कब जनरेट होता है बताओ? क्रेडिट सेल पे। ধারে কিনলে। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या एंट्री होता है? डेटर टू सेल्स। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? क्रेडिट सेल जितना हुआ है, ठीक है। अच्छा, और डेटर को क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो बीच बीच में उससे पैसा भी रिसीव करेंगे, अभी तो किया ना, ब्रांच डेटर किया, बात तो एक ही था। क्या एंट्री होगा पैसा रिसीव करने से? বাই ক্যাশ।
बाय कैश, ठीक है। बाय कैश यहाँ पर एक अमाउंट आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया है 1000 रुपीज का, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने रिसीव किया है, सपोज ये हो गया 1100, यहाँ पर रिसीव किया है 1020, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें डेटर से 100 रुपीज मिलना चाहिए था और भी उनको 1000 रुपीज का सेल कर दिया, 1100 का सेल कर दिया और रिसीव किया है 1020, यानी 80 रुपीज बाकी है। ये बनता है डेटर अकाउंट। इसके अलावा और क्या आ सकता है, लाइक अगर हम लोगों ने कोई बैड डेप्ट हुआ है हम लोग का, कोई रिटर्न हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसा आ जाता है लाइक कोई डिस्काउंट अलाउड किया, अभी अभी तो किया था ना, तो ये सारी चीज हो सकता है। लेकिन मेनली ये 4 चीज होगा ही होगा, ये 4 चीज के बिना डेटर अकाउंट नहीं बनेगा। बाकी डिस्काउंट दिया है कि नहीं वो तो एक कंडीशन होता है, डिस्काउंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सब होगा ही होगा। ये नहीं बोलेंगे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस में भी कभी कभी जीरो हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी में भी कभी कभी जीरो हो सकता है, लेकिन डेटर टू सेल और कैश टू डेटर ये तो कंफर्म है, होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि क्रेडिट सेल है, नॉर्मली ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा होता है, तो ये डेटर वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर डेटर मेथड में डेटर अकाउंट कैसे होगा, मतलब डेटर अकाउंट नहीं, यहाँ पर अकाउंट का नाम हो जाएगा, यहाँ पर डेटर का नाम क्या है, यहाँ पर हेड ऑफिस बोल रहा है मेरे डेटर का नाम है ब्रांच, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, मेरे डेटर का नाम है ब्रांच और हम बनाएंगे ब्रांच का अकाउंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे देखो, जैसे ओपनिंग लिखा था ना, जैसे हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस लिखा था वैसे यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, इसको ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए, ओपनिंग बैलेंस। और क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस, सीडी लिखा जाता है, इसे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी। अब ये क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये किस चीज का है, ये है एसेट्स का, ठीक है, ये है एसेट्स का। और ये क्लोजिंग बैलेंस ये भी क्या हो जाएगा, ये एसेट्स का हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर इधर ओपनिंग लिख रहे हैं लाइबिलिटी साइड है, बोल सकते हो, नहीं बोल पाओगे, ये तो लाइबिलिटी साइड है, बोलो। अभी देखो ये प्योर डेटर तो नहीं है ना, यहाँ पर क्या मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, ये बोलना चाह रहे हैं कि ब्रांच एक मेरा डेटर की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, तो ब्रांच को हम लोग रिसीवेबल मोड में दिखाएंगे और हम लोग बोलेंगे ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, तो ब्रांच का लाइबिलिटी भी तो मेरा लाइबिलिटी, मतलब हेड ऑफिस, ये बना कौन रहा है, हेड ऑफिस बना रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पर हो गया ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड में हमेशा क्या लिखा जाता है वो तो तुम लोग को पता ही है, बाकी तो हम समझाएंगे कि क्यों यहाँ पर ये वाला लिख रहे हैं। यहाँ पर लाइबिलिटीज लिखा जाता है, ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, लाइबिलिटीज। कभी कभी डेटर अकाउंट में भी ये तुम लोग को दिखेगा, कब दिखेगा, जो डेटर है अगर वही क्रेडिटर है तो वो दिख सकता है, ऐसा ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, ठीक है। जो डेटर है अगर वो क्रेडिटर भी है तो तुम लोग का डेटर ये एक ही पर्सन के अकाउंट में, मान लो मिस्टर एक्स मेरा डेटर भी है मेरा क्रेडिटर भी है, तो ऐसा अकाउंट में दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर हो गया टू बैलेंस, यहाँ पर सीडी, ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस और ये किस चीज का आएगा, लाइबिलिटी का आएगा, ठीक है। ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इसके अलावा हमें क्या दिखेगा यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर ये समझाएंगे, एक बार लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट और यहाँ पर बाई नेट लॉस, ये कैसे पॉसिबल है ये भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले ये लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि एसेट में हमारा क्या क्या आ सकता है, ठीक है, ये जो मैंने एसेट तो लिख दिया, एसेट में क्या क्या आ सकता है। और दो चीज यहाँ पर लिखना चाहिए था, एक हो जाएगा टू স্টক আমি নেট গিভেন। প্রফিটটা টু ব্যালেন্স সিডির উপরে হবে না নাকি? হ্যাঁ, উপরে লিখতে পারো, এখানে আমি কিছু জিনিস লিখবো বলে এখানে লিখেছি, হ্যাঁ উপরে লিখতে পারো, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ উপরেই হওয়া ভালো, এটা নিচে চলে যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি মুছে করে দেবো, এটা একবার বোঝাবার জন্য লিখেছি, এখানে নিচে কিছু জিনিস লিখবো ওই জন্য। বাই রিসিপ্ট। अच्छा, यहाँ पर ये देखो,
यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आ सकता है, मतलब हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच को डेटर की तरह सोच रहा है, लेकिन लॉजिकली ये कभी उसका डेटर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ब्रांच के पास से इसका कुछ रिसीवेबल है। क्या रिसीवेबल है, पहला बात है कि ब्रांच से वो कैश रिसीव कर सकता है, ये एक नॉर्मल बात है, ब्रांच से वो कैश रिसीव कर सकता है। अगर कैश रिसीवेबल मोड में है तो कैश लिखेंगे एसेट में। अच्छा, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, मशीन, ठीक है, मान लो प्लांट एंड मशीन, ठीक है। ब्रांच को उसने कुछ प्लांट मशीन दे रखा था सपोज, ठीक है। वो ओपनिंग में क्या दिखाएगा, एक्चुअली ये ईयर एंड में हेड ऑफिस को दिखाना पड़ता है। हेड ऑफिस बोलेगा ठीक है मैंने बहुत सारा ब्रांच खोल रखा है, मैंने सारे ब्रांच को कुछ ना कुछ दे रखा है, किसी को एसेट दे रखा है, किसी को फिक्स्ड एसेट दे रखा है, करंट एसेट तो सभी को दे रखा है, मतलब स्टॉक वगैरह। अब ईयर एंड में हम बोलेंगे ये सारे के सारी चीज तो मेरे ही है, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लाइबिलिटी हो, इसीलिए ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, ऐसे ट्रीटमेंट होगा। तो प्लांट मशीनरी हो सकता है, ठीक है। डेटर, ब्रांच का डेटर मेरा डेटर, ऐसे रीड करना चाहिए, ठीक है। ब्रांच का कैश मेरा कैश, ठीक है। ब्रांच का फर्नीचर मेरा फर्नीचर। तो ये सब ओपनिंग बैलेंस जो है, ये सब ओपनिंग बैलेंस जो है ये आ सकता है, ठीक है। ये सब ओपनिंग बैलेंस ये समझाने के लिए बोला, ये तुम लोग को लिखना पड़ेगा, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये सब ओपनिंग बैलेंस जो है ये आ सकता है। अब क्लोजिंग में क्या आ सकता है, क्लोजिंग एसेट में सिमिलरली क्लोजिंग एसेट में भी ये सारी चीज आ सकते हैं, फर्नीचर आ सकता है, ठीक है। प्लांट मशीनरी आ सकता है, कैश आ सकता है, डेटर आ सकता है, ठीक है। और स्टॉक वगैरह भी हो सकता है, डेटर आ सकता है, स्टॉक वगैरह भी हो सकता है। तो ये ओपनिंग, ये रिसीवेबल हो गया ओपनिंग वाला, और ये क्लोजिंग का रिसीवेबल हो गया। रिसीवेबल क्यों, क्योंकि ये एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स है। और लाइबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, जैसे देखो ब्रांच का क्रेडिटर मेरा क्रेडिटर, ठीक है। ब्रांच का अगर मान लो कुछ भी बीपी है, वो मेरा बीपी, कौन बोल रहा है, हेड ऑफिस बोल रहा है, हेड ऑफिस बोल रहा है। अगर लाइबिलिटी साइड में ब्रांच का कोई क्रेडिटर है, अगर ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, तो ब्रांच का लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी, मुझे ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया बिल्स पेएबल, ठीक है, ये हो गया बिल्स पेएबल वगैरह। और क्लोजिंग में भी वैसे ही आ सकता है, जैसे कि मान लो क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर, और ये हो गया बीपी वगैरह, ठीक है। और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो गया, यहाँ पर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ये जस्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब हम लिस्ट ऑफ जो है लाइबिलिटीज होता है वो लिख रहे हैं। तुम लोग और भी कुछ लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी लाइबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, ओपनिंग लाइबिलिटी और क्लोजिंग लाइबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, ताकि तुम लोग को एक ओवरव्यू मिले कि क्या क्या चीज हो सकता है एसेट और लाइबिलिटी में। ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, ब्रांच का लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी, तो ब्रांच का क्या क्या एसेट हो सकता है, इस तरह का कुछ हो सकता है। ब्रांच का क्या क्या लाइबिलिटी हो सकता है, इस तरह का लाइबिलिटीज हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से ब्रांच का ओपनिंग एसेट जैसे मेरा एसेट है, ब्रांच का क्लोजिंग एसेट भी मेरा होगा, वो तो एडजस्ट करके आएगा ना। ओपनिंग में इतना था, पूरा कैलकुलेशन के बाद क्लोजिंग में इतना आया, ओपनिंग में लाइबिलिटी इतना था, कैलकुलेशन के बाद क्लोजिंग में इतना आया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हेड ऑफिस बोलेगा मैंने ब्रांच को कुछ भेजा था, अगर मैंने ब्रांच को कुछ भी भेजा है, ठीक है। ऐसे स्टॉक के अलावा स्टॉक ही होगा नॉर्मली, तो ये टू गिवन लिख देते एक बार समझने के लिए इन जनरल फॉर्म में, ठीक है। ब्रांच को जो भी देंगे वो यहाँ पर आएगा, और ब्रांच से जो भी रिसीवेबल होगा, रिसीवेबल क्या होगा, ब्रांच अपना बिजनेस करके वो रेमिट किसे करेगा, पैसा वगैरह हेड ऑफिस को ही रेमिट करेगा ना। तो और हेड ऑफिस ही स्टॉक वगैरह लेगा, तो गिवन होगा तो इधर जाएगा। क्यों, देखो जैसे डेटर को सेल करते हो तो डेटर टू सेल करते हो ना, उसी तरह से ब्रांच टू स्टॉक गिवन, मतलब टू गुड सेंट ऑन ब्रांच होगा। वो लैंग्वेज क्या होगा बता देंगे। अब जब डेटर से पैसा मिलता है तो कैश टू डेटर करते हो, तो यहाँ पर वही वाला रिसीव टू ब्रांच, ठीक है। रिसीवेबल जो भी होगा रिसीव टू ब्रांच, इस तरह से अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट नेट लॉस वो हम समझाएंगे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने कभी भी डेटर अकाउंट बनाया है तो वहां पर कभी प्रॉफिट या लॉस नहीं आता होगा। सोच के देखो, नेट डेटर अकाउंट में कभी क्या प्रॉफिट या लॉस आता है, डेटर अकाउंट में क्या आ सकता है, या तो क्रेडिट सेल का बैलेंस आ जाएगा नहीं दिया हुआ है तो, या तो ओपनिंग का बैलेंस आ जाएगा डेटर का अगर वो मिसिंग है तो, अगर क्लोजिंग का मिसिंग है वो आ जाएगा, कुछ बैड डेप्ट है वो आ सकता है, कुछ रिटर्न है वो आ सकता है, कुछ डिस्काउंट अलाउड है वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन कभी प्रॉफिट लॉस नहीं आता है। तो ये अगर एक डेटर अकाउंट की तरह है तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस क्यों आ रहा है वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे समझेंगे हम लोग, अगर एसेट का देखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो एसेट्स, यहाँ पर लिखा मैंने सबसे पहले एसेट्स, ठीक है। एसेट्स हम लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। अब एसेट का हम लोगों ने दो बैलेंस देखा, क्या बैलेंस देखा, एसेट का हम लोगों ने एक ओपनिंग बैलेंस देखा और एक क्लोजिंग बैलेंस देखा, ठीक है। अगर अगर मान लो कि ओपनिंग ओपनिंग ग्रेटर देन अगर
क्लोजिंग है, या फिर ऐसे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर इलाबोरेट करते हैं। इफ क्लोजिंग बैलेंस ग्रेटर देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, तो क्या जनरेट होगा, मुझे बता सकते हो? मतलब इसका मतलब सोचो, इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा कि ब्रांच ने एसेट दिया था हेड ऑफिस को, उसका ओपनिंग बैलेंस कुछ है, क्लोजिंग बैलेंस। सपोज क्लोजिंग बैलेंस है 150 और ओपनिंग बैलेंस है 100, तो इसका मतलब ब्रांच को जो एसेट दिया गया था उसमें से कुछ एसेट बच गया होगा। कितना एसेट बच गया, मुझे ये बताओ। अगर क्लोजिंग बैलेंस 150 है और ओपनिंग एसेट था 100, तो कितना एसेट बचा? बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? 150 क्लोजिंग में एसेट का बैलेंस आया, जबकि ओपनिंग में 100 था, तो फिर कितना बैलेंस आएगा? 50। इसे क्या बोलेंगे, मतलब ये प्रॉफिट है कि लॉस? ये प्रॉफिट है कि लॉस? अगर सिंपल डेटर की तरह सोचो कि डेटर से मुझे 100 रुपीज मिलने वाला था, ठीक है, अभी क्लोजिंग में दिख रहा है 150 मिलेगा, मतलब और भी सेल ज्यादा किया होगा, तो हम लोगों ने सेल करने से तो प्रॉफिट रिकॉर्ड हो ही जाता है ना। ट्रेडिंग में जब भी सेल करते हैं तो कैश क्रेडिट दोनों तरह का सेल ही तो रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे थोड़ी ना है कि हम लोग सिर्फ कैश का ही सेल रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब डेटर का क्लोजिंग बैलेंस तब कब बढ़ेगा? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस तब बढ़ता है अगर हम लोगों ने और भी सेल किया हो तो, है ना। तो अगर हमारा रिसीवेबल बढ़ रहा है, यहां पर रिसीवेबल की तरह सोचो, अगर मेरा रिसीवेबल बढ़ रहा है तो ये प्रॉफिट है कि लॉस? अगर मेरा रिसीवेबल बढ़ रहा है तो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है, तब ये प्रॉफिट आएगा। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट देखो, इफ क्लोजिंग बैलेंस लेस देन ओपनिंग बैलेंस, अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब रिसीवेबल जो भी था, ठीक है, यहां पर लेकिन सिर्फ कैश का बात नहीं होता, यहां पर बहुत सारी चीज रिसीवेबल हो सकते हैं, ठीक है। रिसीवेबल जो भी था, यहां पर मान लो रिसीवेबल था 150, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस में रिसीवेबल था 150 और ओपनिंग बैलेंस था सपोज हम लोगों का यहां पर 200, ठीक है। ओपनिंग मतलब हम लोग का रिसीवेबल 200 दिख रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब दिख रहा है कि रिसीवेबल सिर्फ 150 है। तो अगेन 50 का गैप, और ये 50 का गैप क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मतलब मेरा ओपनिंग एसेट था 200 और क्लोजिंग एसेट है 150। अब एसेट में बहुत सारी चीज है, सिर्फ कैश नहीं है, सिर्फ स्टॉक नहीं है, सिर्फ डेटर नहीं है, कैश, स्टॉक, डेटर, प्लांट मशीनरी, बहुत सारा चीज है। तो मैंने एक बिजनेस ओपन किया था, मैंने एक ब्रांच ओपन किया था जहां पर मैंने एसेट जो है इंक्लूड किया था 200, और अभी मुझे वो 150 दिख रहा है, तो ये 50 रुपीज का क्या दिख रहा होगा? ये 50 रुपीज का क्या है, लॉस है, ठीक है। ये 50 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो एसेट का अप एंड डाउन की वजह से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। और दूसरा लाइबिलिटीज, देखो लाइबिलिटीज का यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटीज का भी हम लोगों ने क्या देखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। लाइबिलिटीज का भी हम लोगों ने देखा ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। इसको भी रीड करते हैं, देखो अगर हम लोगों का क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपनिंग है तो क्या होगा, और अगर हम लोगों का क्लोजिंग लेस देन ओपनिंग है तो क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो क्लोजिंग है हम लोग का 150 और ओपनिंग है हम लोगों का अगेन 100, तो गैप 50 का आया। और यहाँ पर क्लोजिंग 150 है, ओपनिंग है 200, तो भी गैप 50 का आया, लेकिन कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है वो बता दो। तो लाइबिलिटी का मतलब तो पता है ना, पेबल, पेबल के हिसाब से सोचो कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है। मैंने लिख दिया फटाफट, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी ये चीज को समझा कि हम क्या लिखवाना चाह रहे हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है। अगर मेरा रिसीवेबल पहले 100 था, पेबल पहले 100 था, अभी 150 है, तो 50 रुपीज का गैप। और मेरा अगर पेबल पहले 200 था, अभी 150 है, तो मेरा 50 का ही गैप आ रहा है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है, बताओ। नीचे वाला प्रॉफिट, ऊपर वाला लॉस। करेक्ट, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, क्योंकि मेरा पेबल अमाउंट जो है जितना बढ़ रहा है तो मेरा लॉस मानेंगे उसे, और पेबल अमाउंट अगर मेरा कम हो रहा है तो हम लोग उसे प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस जो है वो ओनली बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच का रिकॉर्ड होगा एट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस।
यहाँ पर इनवॉइस पे नहीं होगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे होगा। ये चीज तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना है, ट्रांजैक्शंस बिटवीन branch and any third party will not be recorded in this अकाउंट, ठीक है। इस अकाउंट में ब्रांच और हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन के अलावा किसी और तरह का ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। वो यहाँ पर कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, अब देखो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इस तरह, तो डेटर में क्यों नहीं आता था? डेटर में देखो, डेटर अकाउंट अगर देखोगे क्यों नहीं आता था? डेटर अकाउंट कैसे बनता है यहाँ पर हम दिखाते हैं। डेटर अकाउंट जो है वो जब बनता है, यहाँ पर टू बैलेंस बीडी अभी भी लिखा था, एक बार लिखते हैं समझाने के लिए, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, और ये बाई कैश और ये बाई सेल्स, ठीक है, सॉरी टू सेल्स, ठीक है। मैंने मेन पॉइंट लिखा। मुझे ये बताओ ये सब किस में रिकॉर्ड हो रखा है? ये सब कौन से प्राइस में, मतलब कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, कौन से प्राइस में रिकॉर्डेड है, बता सकते हो? कौन से प्राइस में रिकॉर्डेड होता है ये पूरा डेटर अकाउंट? कौन से प्राइस में बन रखा है बताओ? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, देखो ठीक से सोचो, कॉस्ट प्राइस अपने डेटर को क्या बेच रहे हो? यहाँ पर लिख रहे हो डेटर को सेल कियो, यहाँ पर लिख रहे हो डेटर से पैसा लियो, यहाँ पर लिख रहे हो डेटर से कितना पैसा मिलना बाकी है अभी एंड में, और यहाँ पर ओपनिंग में लिखा था डेटर से कितना पैसा मिलना बाकी है। डेटर से कॉस्ट का पैसा लोगे कि सेल का पैसा लोगे? सेल प्राइस। तो सेल होगा ना, कैसे कॉस्ट बोल रहे हो तुम लोग? सेल होगा। अब अगर ये सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस है, तो क्या कोई बैलेंस, मतलब कोई हमारा प्रॉफिट लॉस आएगा? ये बताओ, क्या हमारा कोई प्रॉफिट लॉस आएगा? डेटर अकाउंट में कभी हमारा कोई प्रॉफिट लॉस आ सकता है? कैसे आएगा? ये तो पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस में रिकॉर्डेड है। अगर बैड डेप्ट भी हो जाता है तो वो भी तो सेलिंग प्राइस को ही दिखाएगा। अगर रिटर्न होगा तो नेट सेल को दिखाएगा, रिटर्न भी तो सेल प्राइस में ही दिखाएगा। मान लो रिटर्न लिखे हो, अगर रिटर्न है तो वो भी सेल प्राइस में दिखेगा। अगर डिस्काउंट अलाउड है वो भी सेल प्राइस को कम करके दिखा रहे, लेकिन वो तो सेल प्राइस का ही डिफरेंस, 100 रुपए का चीज अगर 80 में दे रहे, 20 का डिस्काउंट दिखा रहे, तो भी तो यहाँ पर पूरा एंट्री करते हैं ना हम लोग, क्योंकि एंट्री क्या होता है? कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर होता है ना, तो कैश टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, अगेन यहाँ पर पूरा एंट्री होता है। तो यहाँ पर कभी कोई प्रॉफिट लॉस आ ही नहीं सकता है। इसका प्रॉफिट लॉस कहाँ दिखता है फिर? डेटर को सेल करने से प्रॉफिट लॉस जो होता है वो कहाँ दिखता है बोलो? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में दिखता है, ट्रेडिंग में जीपी बोल के दिखता है, ट्रेडिंग में जीपी बोल के दिखता है, डेटर अकाउंट में कभी नहीं दिखता है। तो फिर ब्रांच में क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्रांच में ये डिफरेंसेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कौन से प्राइस में बोल सकते हो? ब्रांच का, ब्रांच अकाउंट जो हेड ऑफिस अपने बुक्स में बना रहा है, उसमें ये एसेट कौन से प्राइस में है? कॉस्ट प्राइस में, इनवॉइस प्राइस में, सेलिंग प्राइस में? बोलो कौन से प्राइस में है? अभी अभी मैंने लिखवाया इसीलिए ये वाला पॉइंट कि हेड ऑफिस ये जो अकाउंट बनाएगा, सारे ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बता ही दिया मैंने। तो मुझे बोलो ये कौन से प्राइस में है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट। ये कौन से प्राइस में होगा? लाइबिलिटीज भी कौन से प्राइस, मतलब एक्चुअल जो प्राइस है, जो लाइबिलिटी, कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं तब तुम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो ये भी कॉस्ट, क्लोजिंग भी तो कॉस्ट में होगा, यहाँ पर भी क्लोजिंग क्या हो जाएगा? कॉस्ट में होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिसीव हुआ, सॉरी ये जो स्टॉक भेजा गया, ये कौन से प्राइस में है? स्टॉक जो भेजा गया, अभी तो बोला जो भी प्राइस में भेजा क्यों ना हो कॉस्ट में ही रिकॉर्ड होगा, वो ये रूल्स है इस अकाउंट का। तो ये कौन से प्राइस में होगा? कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये जो हेड ऑफिस को ब्रांच रेमिट कर रहा है सेल वेल करके पैसा, ये कौन से प्राइस में है ये बताओ? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो क्या बैलेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस का? यस मैम आएगा। आएगा। तो अगर प्रॉफिट में बेचा होगा तो क्या आएगा?
नेट प्रॉफिट। अगर लॉस में बेचा होगा तो क्या आएगा? नेट लॉस। ठीक है, इसके अलावा भी ये सारे रीजन होते हैं जिस वजह से प्रॉफिट या लॉस हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड हो सकता है। तो ये सब सिचुएशंस होता है जिस वजह से हम लोग प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि ये डेटर अकाउंट है फिर भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। डेटर अकाउंट में नॉर्मली प्रॉफिट लॉस कभी नहीं दिखेगा तुम लोग को। तुम लोगों ने काफी बार डेटर अकाउंट बनाया होगा, लेकिन मतलब सोच के इतना नहीं बनाते हो, इस वजह से आंसर देने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। सोचो चीजों को कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर इस वजह से भी ये प्रॉफिट या फिर अगर लॉस में बेचा होगा तो लॉस दिखेगा। और अदर देन दैट ये सब सिचुएशन ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा ये सब सिचुएशंस भी जो है प्रॉफिट लॉस के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज रिकॉर्ड हो रहा है। इसी वजह से अगर ये दोनों में डिफरेंस आएगा तो अगेन प्रॉफिट या लॉस तो हमें दिखेगा। अगर हमारा रिसीवेबल ईयर में स्टार्टिंग में कुछ और था, एंडिंग में कुछ और हुआ, अगर हमारा पेबल स्टार्टिंग में कुछ और था, एंडिंग में कुछ और हुआ, तो उसका इंपैक्ट तो आएगा ही, डिफरेंसेस का इंपैक्ट आएगा और वो प्रॉफिट लॉस में इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है ये सबसे मेन है कि अगर सेल प्राइस में रिकॉर्ड होगा ना, जो भी रेमिट कर रहा है हेड ऑफिस को ब्रांच, वो बोल रहा है मैंने इतने का स्टॉक बेच दिया। ठीक है, मैंने 100 का स्टॉक 120 में बेच दिया या जो भी प्राइस बोला हुआ था, तो यहाँ 120 में ही रिकॉर्ड होगा। रिसीव्ड 120 रुपया हुआ तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा 20 रुपीज का। अगर कम में बेचा होगा तो लॉस दिखेगा। अब वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट का कंसेप्ट ये है कि ब्रांच अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और एक ही अकाउंट से हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन लिखेंगे और तुम लोग को ये बताना है कि वो ब्रांच अकाउंट में जाएगा कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर गुड्स सेंट, नहीं तो तुम लोग पढ़ के बाद में कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये मतलब जस्ट बोल सकते हो कि अपने वर्किंग नोट नहीं, छोड़ो, ये क्या लिखे, मतलब इसको क्या लिखे, ये अपने नॉलेज के लिए। ठीक है, ये अपने नॉलेज के लिए मुझे बताओ, गुड्स सेंट टू ब्रांच क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? मुझे बताओ, ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? सोच के बताओ। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? ब्रांच अकाउंट कौन बना रहा है? हेड ऑफिस बना रहा है। हेड ऑफिस क्या क्या ट्रांजैक्शन लिखेगा? ब्रांच और उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो लिखेगा। फिर से याद दिलाए, यही तो स्टार्टिंग पॉइंट था डेटर मेथड का। मुझे ये बताओ कि गुड्स सेंट टू ब्रांच क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? यस मैम आएगा। आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताओ, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? सोच के बताओ। यस मैम। आएगा, ठीक है, ये भी ब्रांच अकाउंट में आएगा। गुड्स अगर रिटर्न कर रहा है ब्रांच तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा ना, क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर ट्रांजैक्शन है कि नहीं तुम लोग को बस वो देखना है। ठीक है, अब देखो, कैश सेंड टू ब्रांच क्या ये आएगा? क्या ये ब्रांच अकाउंट यस में मैम। आएगा? यस। आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, बोलो मैम सेम ही तो হচ্ছে, রেমিটেড মানে তো সেন্ট নাকি? না। ক্যাশ সেন্ড টু ব্রাঞ্চ মানে এটা রেমিটেড বাই ব্রাঞ্চ, কি করে সেম হলো? ক্যাশ সেন্ড টু ব্রাঞ্চ মানে হেড অফিস আচ্ছা বাই। ব্রাঞ্চকে পাঠাচ্ছে, রেমিটেড বাই ব্রাঞ্চ মানে ব্রাঞ্চ হেড অফিসকে দিচ্ছে। यस मैम आएगा। आएगा ना, ब्रांच और हेड ऑफिस के अंदर ही तो ट्रांजैक्शन है, वही वाला तो ये है, रिसिप्ट। अच्छा, नेक्स्ट, कैश रेमिटेड के बाद गुड सेंड बाय अदर ब्रांच, ये बताओ, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा शायद, या फिर आंसर दे भी सकते। गुड सेंड बाय अदर ब्रांच, बताओ ये क्या होगा? यस मैम आएगा। अच्छा, आएगा, क्यों आएगा? गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच, दूसरे किसी ब्रांच ने गुड्स भेजा है, तो ये क्यों आएगा? ये बताओ, आएगा, सही बोले हो, लेकिन क्यों आएगा? मैम क्योंकि ब्रांच के अंदर में ये हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसकी। गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच मतलब मान लो एक ब्रांच कोलकाता में है, एक दिल्ली में है, ठीक है। तो कोलकाता ब्रांच से दिल्ली ब्रांच में जो है स्टॉक आया, या दिल्ली से कोलकाता में गया। अब ये इन ऑर्डर टू क्या होगा? हेड ऑफिस के ऑर्डर से ही तो जाएगा। तो हेड ऑफिस ने जो भी ब्रांच अकाउंट बना रखा है वहां पर एंट्री करेगा कि नहीं करेगा?
क्योंकि बुक्स मेंटेन तो हेड ऑफिस कर रहा है और हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के अलावा ब्रांच एक दूसरे में स्टॉक ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो अगर किसी तरह से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर होता है तो वो ब्रांच अकाउंट में आएगा, ठीक है, वो ब्रांच अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है गुड्स सेंट टू अदर ब्रांचेस, तो ये भी आएगा। अगर गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच आएगा, कोई दूसरा ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच को स्टॉक भेज रहा है, ठीक है, तो अगर आएगा तो अगर कोई एक ब्रांच दूसरे ब्रांच मतलब सेंडर का भी होगा रिसीवर का भी होगा, इसका मतलब ये देखो गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच और गुड्स सेंट टू अदर ब्रांच, मतलब कोलकाता ब्रांच का अगर अकाउंट बन रहा है, मान लो हेड ऑफिस जो है कोलकाता ब्रांच का कोलकाता ब्रांच अकाउंट बना रहा है, ठीक है, हेड ऑफिस क्या बना रहा है, कोलकाता ब्रांच अकाउंट। अब कोलकाता ब्रांच अकाउंट के पास मान लो दिल्ली से सामान आया तो यहाँ पर एंट्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन से हुआ। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रांच अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन आता है जो ब्रांच और हेड ऑफिस के अंडर होता है, तो ये भी ब्रांच और हेड ऑफिस के अंडर ही हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला आएगा। और गुड सेंट, अब मान लो कोलकाता ब्रांच किसी को भेज रहा है तो उसका एंट्री भी हेड ऑफिस करेगा, इसीलिए आएगा। चाहे ब्रांच दूसरे ब्रांच को भेज रहा है या दूसरे ब्रांच से रिसीव कर रहा है, भले ही ब्रांच टू ब्रांच हो रहा हो, लेकिन हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट में वो दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसी के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हेड ऑफिस नहीं भेज के, हेड ऑफिस शायद नहीं भेज पा रहा है तो वो ब्रांच को बोल दे रहा है आप भेज दो, ठीक है। और ये नेक्स्ट देखो, रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ये क्या होगा बोलो, ये आएगा कि नहीं? रेमिटेंस बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, ये आएगा कि नहीं आएगा, सोच के बताओ। ब्रांच का डेटर था, वो ब्रांच में पैसा नहीं देके हेड ऑफिस में दे दिया, तो क्या वो हेड ऑफिस उस ब्रांच का ब्रांच अकाउंट में ये एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? सोचो। यस मैम। करेगा, तो यहाँ पर आएगा ब्रांच अकाउंट में आएगा, जरूर करेगा, है ना। क्योंकि देखो रेमिटेंस बाय डेटर, डेटर ने पैसा दे दिया है और कहाँ दे दिया है? हेड ऑफिस में दे दिया है। अब हेड ऑफिस क्या बना रहा है? हेड ऑफिस मान लो उस ब्रांच का ब्रांच अकाउंट बना रहा है, तो वो रिसिप्ट में दिखा देगा, डायरेक्टली डेटर से मिला है वो दिखाएगा, क्योंकि ये किसका ट्रांजैक्शन है? ये हो जाता है डेटर के साथ जो है हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन। डेटर किसका है? ब्रांच का है, तो इसका मतलब ब्रांच और हेड ऑफिस का ही ट्रांजैक्शन हुआ अल्टीमेटली, तो ये भी आएगा, ठीक है। अच्छा 8th नंबर यहाँ पर, रिटर्न्स बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, बोलो। ब्रांच का ऐसे ही हो गया, कैश जैसे रेमिट किया था वैसे कुछ रिटर्न कर दिया, स्टॉक रिटर्न करना था, हेड ऑफिस में कर दिया, ब्रांच में नहीं करके, तो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? बोलो, क्या ये ब्रांच यस मैम। अकाउंट में आएगा? ये भी आ जाएगा, ठीक है। 9th नंबर, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये आएगा। ब्रांच एक्सपेंस हेड ऑफिस पे कर रहा है, तो क्या वो ब्रांच अकाउंट में उसका एंट्री करेगा? क्योंकि हेड ऑफिस ही तो बना रहा है अकाउंट, एंट्री करेगा कि नहीं यस मैम। करेगा? आएगा, ब्रांच अकाउंट में आएगा। और ये 10th नंबर ही लास्ट करवाते, फिर बाकी नेक्स्ट दिन करवाएंगे। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, क्या ये आएगा? सोच के बताओ। नो मैम। नहीं, ये नहीं आएगा, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है, मैंने ऐसे क्रॉस लगा दिया, नहीं आएगा, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय अगर हेड ऑफिस होता तो वो जरूर आता, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस अगर होता तो वो जरूर आता। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये कहाँ पर दिखाना चाहिए? ये ब्रांच खुद अपना एक्सपेंसेस खुद पे कर रहा है, ठीक है, तो ये हेड ऑफिस क्यों दिखाएगा? हेड ऑफिस रेमिटेंस जो पैसा कर रखा है उसको एक्सपेंस पे करने के लिए अगर कर रखा है तो वो एंट्री जरूर दिखा सकता है, बट ये नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर और एक पॉइंट लिख देते हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच और हेड ऑफिस के अंडर का जो है ट्रांजैक्शन है, तो ये ब्रांच अकाउंट में जरूर आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला मैंने क्रॉस लगा दिया। चलो अभी बहुत सारा पॉइंट है, मतलब और भी 4-5 पॉइंट है इस तरह का, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग डेटर अकाउंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैम हम 9 लोग या डेटर 11 सेम तो 9 है यार, 11 है मैं लास्ट एट।
अच्छा मैं 2 बार लिखे दिए छी। ओ अच्छा ठीक है, ठीक আছে। चलो एक बार ही लिख लो, ठीक है। हम गलती से 2 बार लिख दिए हैं, ये एक ही है, ठीक है। गलती से मैंने 2 बार लिख दिया है, तो इसको हटा दो। तो नेक्स्ट दिन हम लोग और 2-4 ट्रांजैक्शन है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद डेटर अकाउंट इस तरह से बनेगा। तो तुम लोग इस चीज को अच्छे से देखो, और ये ट्रांजैक्शन को भी अच्छे से देखो, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि जब वहां ट्रांजैक्शन रहेगा फिर तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा ना कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है। तो अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो और भी 4-5 ट्रांजैक्शन है, वो लिखने के बाद नेक्स्ट दिन हम लोग डेटर मेथड स्टार्ट करेंगे। स्टॉक एंड डेटर मेथड हम लोग का हो गया है, तुम लोगों का अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ম্যাম জার্নাল এন্ট্রি কি সব সেম থাকবে?